स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल अब पहुंच गया है 1 लाख सब्सक्रिप्शन के बेहद पास। आपसे मिले इस उपहार के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब रिटर्न गिफ्ट देने की बारी और जवाबदारी है हमारी। तो स्टडी IQ IAS हिंदी परिवार में 1 लाख स्टूडेंट्स के जुड़ने की खुशी में हम देने वाले हैं आपको कुछ बहुत अनूठे उपहार। हम करने वाले हैं एक एक कर कुछ सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट। अगर अनुमान लगा सकते हैं आप कि हमारे रिटर्न गिफ्ट के पैकेट में क्या क्या शामिल है, तो बिना देर किए कमेंट कीजिए और इंतजार कीजिए आपके पहले गिफ्ट का। शिक्षा मंत्रालय ने युवा 2.0 प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स लॉन्च की है। इसका मकसद 30 साल से कम उम्र के युवाओं को लेखन के लिए मेंटरशिप मुहैया कराना है। युवा से मतलब है यंग, अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। युवा 2.0 इंडिया एट 75 प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसके तहत लोकतंत्र पर युवाओं के विचारों को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत ऐसे युवाओं को तैयार किया जाता है जो भारत की विरासत, संस्कृति और ज्ञान पर अपने विचार रख सकें। नेशनल बुक ट्रस्ट इसे लागू करने वाली एजेंसी के तौर पर काम करेगी। इसके लिए एक ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट के जरिए 75 युवा लेखकों को चुना जाएगा। चुने हुए लोगों को प्रसिद्ध लेखकों के जरिए मेंटरशिप मुहैया कराई जाएगी। इन युवा लेखकों की लिखी किताबों का पहला सेट 2 अक्टूबर 2023 को पब्लिश किया जाएगा। चुनाव आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो पर 1 साल तक चलने वाले वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। मतदाता जंक्शन के नाम से शुरू किए गए इस प्रोग्राम के 52 एपिसोड प्रसारित किए जाएंगे। इसे देश भर में 23 भाषाओं में ब्रॉडकास्ट किए जाने का प्लान है। इसके जरिए मतदाताओं को वोट की अहमियत और एक सजग निर्णय लेने के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही फोकस पहले बार वोट करने वाले और युवा वोटर्स पर किया जाएगा। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है, इसलिए यह एक संवैधानिक संस्था है। इसके पास संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी है। यह एक अखिल भारतीय संस्था है। चुनाव आयोग एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलकर बना होता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर श्री राजीव कुमार हैं। इसके कामों की बात करें तो निर्वाचक नामावली तैयार करने के साथ साथ मतदाताओं को पंजीकृत करना, निर्वाचन की तारीख और समय सारणी इत्यादि निर्धारित करने की जिम्मेदारी भी आयोग के पास है। इसके अलावा नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और निर्वाचन चिन्ह आवंटित करने का काम भी यह करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह यह काम करता है। इसरो के MOM यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन का ईंधन खत्म हो गया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत के इस मिशन का लाइफ साइकिल पूरा हो गया है। इसरो के एक सोर्स के मुताबिक MOM से लिंक टूट चुका है। हालांकि इस संबंध में इसरो का कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं हुआ है। गौरतलब है कि इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन PSLV C-25 के जरिए 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। यह मंगल की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था। यह मिशन अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इकोनॉमिकल बजट और पेलोड्स के मिनिएचर वर्जन्स के लिए जाना जाता है। इसमें 5 इंस्ट्रूमेंट्स मसलन मार्स कलर कैमरा, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, मीथेन सेंसर फॉर मार्स, मार्स एक्सोफेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर और लाइमन अल्फा फोटोमीटर शामिल हैं। मिशन ने अपने निर्धारित समय से काफी लंबा वक्त स्पेस में गुजारा है, जबकि शुरुआत में इसका कार्यकाल 6 महीने ही निर्धारित था। आपको बता दें कि मार्स यानी मंगल का नाम प्राचीन रोमन व्यक्तियों द्वारा युद्ध के देवता के नाम पर रखा गया था। इसे रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। इसके लाल रंग के पीछे कारण मंगल पर लौह खनिजों का ऑक्सीडाइज्ड रूप में पाया जाना है। ऐसा नहीं है कि मंगल पर सिर्फ लाल रंग है। मंगल की जमीन पर ब्राउन, गोल्ड और टैन जैसे कई रंग देखने को मिलते हैं। लेकिन मंगल की मिट्टी यानी रेगोलिथ में ऑक्सीडाइज्ड होकर मिले लौह तत्व जब हवा में उड़ते हैं तो ये ग्रह दूर से लाल रंग का दिखाई देता है। मंगल के 2 मून यानी 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डिमोस। इनमें से फोबोस बड़ा है और डिमोस छोटा। मंगल का कोई वलय नहीं है यानी रिंग नहीं है,
लेकिन माना जा रहा है फोबोस के टूटने पर मंगल के आसपास रिंग बन सकते हैं। साल 2022 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। इसी कड़ी में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार घोषित किया गया है। यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांते पावो को देने की घोषणा हुई है। उन्हें यह पुरस्कार मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए दिया जाएगा। इसमें विलुप्त हो चुके होमिनियंस के जीनोम से जुड़ी खोजें शामिल हैं। उन्होंने निएंडरथल और डेनिसोवन जैसे होमिनियंस पर रिसर्च की है। इस रिसर्च का वैज्ञानिक महत्व इससे पता चलता है कि इंसानों की प्रतिरोधक क्षमता ने अभी तक संक्रमण को लेकर कैसा रवैया अपनाया है। इसकी घोषणा स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई। ये पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। उनकी छोड़ी गई विल के अनुसार ये पुरस्कार फंड किए जाते हैं। आपको बता दें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चुनाव रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा किया जाता है। चिकित्सा के लिए चुनाव नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी के चुनाव से तय होता है। शांति के नोबेल पुरस्कार का चुनाव नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा की जाती है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है। यह एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए ये समान होती है। ऊपर दिया गया वर्णन किस संस्था के बारे में है? वित्त आयोग, विधि आयोग, चुनाव आयोग, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। युवा 2.0 योजना युवाओं के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांते पावो को दिया जाएगा। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्न को देखते हैं, क्या जवाब हैं ये भी देखते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन संबंधित है कार्बन क्रेडिट से, वृक्षों की सुरक्षा से, खतरनाक रसायनों से या फिर जेनेटिक प्लांट से? इसका सही उत्तर है स्टॉकहोम कन्वेंशन खतरनाक रसायनों से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और एक सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स भारत में हैं। भारत ने साल 2030 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। नीचे दिए गए कूटों की मदद से सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और तीन या फिर दो और तीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी केवल दो, क्योंकि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व यूपी में और भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी में हुआ था। भारत में शिक्षा हासिल करने के बाद वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाने के लिए गए थे। उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की, साथ ही इंडियन सोशलिस्ट जर्नल पब्लिश किया। इंडिया हाउस ब्रिटेन में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म साबित हुआ। साल 1907 में वे पेरिस चले गए। इंडियन सोशलिस्ट जर्नल के जरिए उन्होंने भारत में ब्रिटिश रूल की आलोचना की। वे स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे, साथ ही बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष भी रहे थे। साल 2010 में उनकी याद में एक मेमोरियल बनाया गया जिसे क्रांति तीर्थ नाम दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात यूनिवर्सिटी फ्लैगशिप प्रोग्राम हर स्टार्ट की शुरुआत की। इसके जरिए महिला उद्यमियों के स्टार्टअप वेंचर में उन्हें सहयोग मुहैया कराया जाएगा। ये राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू की पहली गुजरात यात्रा है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया था। देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिहाज से स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान भी लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम का मकसद देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और देश के स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर के स्टार्टअप्स से जोड़ना है। इसके लिए G2G पार्टनरशिप्स को खूब बढ़ावा दिया गया। G2G से मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टनरशिप से है। इस क्षेत्र में सरकार ने इजराइल, पुर्तगाल, स्वीडन और सिंगापुर जैसे देशों से समझौते किए। आपको बता दें कि स्टार्टअप से मतलब ऐसी कंपनी से है जो अपने बिजनेस के प्रारंभिक दौर में होती है। ये किसी एक या एक से अधिक एंटरप्रेन्योर के द्वारा किसी वस्तु या सेवा की मांग को देखते हुए शुरू किए जाते हैं। शुरुआत में ये उच्च लागत और कम रेवेन्यू से शुरू होते हैं, इसलिए इन्हें कई स्रोतों से फंडिंग की जरूरत महसूस होती है। बीते दिनों इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के संजीव चतुर्वेदी ने लाइकेन के कंजर्वेशन को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उनके मुताबिक देश में बाघ जैसी बड़ी प्रजातियों के संरक्षण के चलते पौधों की प्रजातियों के संरक्षण को इग्नोर किया गया।
इसमें भी लाइकेन की प्रजातियों के संरक्षण को बहुत पीछे रखा गया है। लाइकेन पायनियर स्पीशीज के तौर पर जाने जाते हैं। ये पृथ्वी की सबसे पुरानी स्पीशीज में से एक हैं। संजीव चतुर्वेदी ने उत्तराखंड में लाइकेन पार्क के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। गौरतलब है कि भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के मुनस्यारी में तैयार किया गया है। उत्तराखंड में स्थानीय तौर पर इन्हें झूला घास या पत्थर के फूल के नाम से जानते हैं। लाइकेन्स प्रकृति में सहजीविता का प्रतीक हैं। लाइकेन्स फंजाई और एल्गी की सहजीविता से बनते हैं। ये खुद में एक माइक्रो इकोसिस्टम है। साथ ही कीट, पक्षी, स्नेल, मेढक और छोटे जानवरों को ये आकर्षित करते हैं। ये मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा प्रदूषण के लिए बायो इंडिकेटर के तौर पर ये काम करते हैं। इस खबर की महत्ता को समझने के लिए साल 2014 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करते हैं। सवाल पूछा गया था, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक, या फिर कवक और मॉस? इस प्रश्न का जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नोबेल पुरस्कारों की कड़ी में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की घोषणा भी कर दी गई है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को देने की घोषणा हुई है। इनमें एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउजर और एंटन जेलिंगर शामिल हैं। ये पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा घोषित किए गए हैं। एलन एस्पेक्ट फ्रांस से, जबकि जॉन एफ क्लाउजर यूएसए से संबंध रखते हैं। वहीं एंटन जेलिंगर ऑस्ट्रेलिया से हैं। इन वैज्ञानिकों ने क्वांटम साइंस में एक बेहद अहम रिसर्च की है। रिसर्च में इंटेंगल्ड क्वांटम स्टेट में स्टडी की गई है। इसमें 2 पार्टिकल्स अलग अलग किए जाने के बावजूद एक सिंगल यूनिट की तरह व्यवहार करते हैं। ये पार्टिकल्स आमतौर पर फोटॉन्स होते हैं। इनके द्वारा साझा की जा रही स्टेट इनकी एनर्जी या स्पिन हो सकती है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसी फिनोमेना को स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस नाम दिया है। इस खोज के एप्लीकेशंस क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम नेटवर्क्स और सिक्योर कम्युनिकेशन में देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि क्वांटम फिजिक्स में एटम, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स जैसे पार्टिकल्स को मॉलिक्यूलर और सब मॉलिक्यूलर लेवल पर अध्ययन किया जाता है। आइए अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का सूचक है? पफ बॉल्स, लाइकेन्स, मॉस या फिर शैवाल? दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है। हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म नीति आयोग की पहल है। इंडियन सोशलिस्ट जर्नल श्यामजी कृष्ण वर्मा से संबंधित है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। आइए अब देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न पूछे थे मैंने और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है। यह एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए समान होती है। ऊपर दिया गया वर्णन किस संस्था के बारे में है? वित्त आयोग, विधि आयोग, चुनाव आयोग या फिर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी? सही जवाब है विकल्प सी यानी चुनाव आयोग। दूसरा सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। युवा 2.0 योजना युवाओं के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांते पावो को दिया जाएगा। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दो, क्योंकि युवा 2.0 योजना लेखन के लिए मेंटरशिप मुहैया कराती है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने कुछ आंकड़े जारी किए थे। इसके मुताबिक भारत दुनिया में शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है। साथ ही दुनिया में शक्कर का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। देश की इस उपलब्धि में केंद्र और राज्य सरकारों, किसानों, शुगर मिल्स और इथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट ने मिलकर भूमिका निभाई है। साथ ही बीते 5 सालों में इथेनॉल की बायोफ्यूल सेक्टर में हुई वृद्धि ने शुगर मिल्स को वित्तीय तौर पर मजबूत बनाया है। गौरतलब है कि भारत में शुगर इंडस्ट्री कृषि आधारित उद्योगों में से एक है। ग्रामीण मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा इस उद्योग पर निर्भर करता है। शक्कर गन्ने से बनाई जाती है, जो कि एक पेरिशेबल रॉ मटेरियल है। साथ ही इसे बहुत लंबे समय के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक वक्त के बाद सुक्रोज कंटेंट कम हो जाता है। फिर इससे शक्कर नहीं बनाई जा सकती। इसलिए शक्कर उद्योगों को गन्ने के उत्पादन क्षेत्र में लगाया जाता है।
देश में शक्कर के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। केंद्र सरकार गन्ने के लिए FRP यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस घोषित करती है। इधर विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स जारी की है। इसके मुताबिक दशकों में वैश्विक गरीबी के उन्मूलन में कोविड महामारी एक बड़ी रुकावट साबित हुई है। गौरतलब है कि साल 2015 से गरीबी में लगातार कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन कोविड और यूक्रेन युद्ध ने इन प्रयासों को सीमित कर दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2030 तक गंभीर गरीबी को उन्मूलित करने का लक्ष्य संभव नहीं है। इस दावे को पुष्ट करते हुए आंकड़े भी पेश किए गए हैं। अकेले 2020 में एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। ये संख्या तकरीबन 70 मिलियन है। साथ ही 1990 के बाद से एक साल में हुई बढ़ोतरी का सबसे बड़ा आंकड़ा है। साथ ही कोविड ने सबसे गरीब लोगों के रोजगार को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। साल 2020 में वैश्विक औसत आय में तकरीबन 4% की कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भी गरीबी बढ़ी है। हालांकि रिपोर्ट में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा को आधार बनाया गया है। हाल ही में संसदीय समितियों को रीऑर्गेनाइज किया गया। तकरीबन 22 समितियों में अध्यक्ष और सदस्यों के पद दिए गए, लेकिन इनमें विपक्षी दल मसलन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों को पद नहीं दिए गए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण पर बनी केवल एक समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के जयराम रमेश को नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि संसदीय समिति से मतलब संसदीय सदस्यों के पैनल से है, जिनमें या तो सदन के सदस्यों द्वारा MPs का चुनाव या सदन के स्पीकर द्वारा नॉमिनेशन किया जाता है। ये पैनल हाउस स्पीकर के डायरेक्शन में काम करते हैं। संसदीय समितियों का प्रारंभ ब्रिटिश पार्लियामेंट में देखा जाता है। इन्हें शक्ति संविधान के अनुच्छेद 105 और 118 के जरिए मिलती है। अनुच्छेद 105 संसदीय सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है, वहीं अनुच्छेद 118 संसद की सदन के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। मोटे तौर पर इन समितियों को वित्तीय समितियां, विभागीय स्थायी समितियां, संसदीय स्थायी समितियां और तदर्थ समितियों में बांटा जा सकता है। वित्तीय समितियों में प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति शामिल है। प्राक्कलन समिति में सभी 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। इनका कार्य मंत्रालयों और सरकारी विभागों के प्राक्कलन की जांच करना होता है। किसी मंत्री को इसका अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। इनमें 15 लोकसभा से तो 7 राज्यसभा से होते हैं। यह समिति कैग द्वारा सौंपी गई ऑडिट रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य 15 लोकसभा से तो 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका काम सार्वजनिक उद्यमों की रिपोर्ट्स और ऑडिट को एग्जामिन करना होता है। इस खबर की महत्ता को समझने के लिए साल 2014 में यूपीएससी द्वारा पूछे गए एक सवाल पर गौर कीजिए। सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या फिर याचिका समिति यानी कमिटी ऑन पिटिशंस। वहीं साल 2018 में यूपीएससी के CAPF एग्जाम में एक सवाल इस तरह से पूछा गया था, निम्नलिखित में से संसद की किस समिति में एक भी सदस्य राज्यसभा से नहीं होता? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या फिर डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस। इन दोनों सवालों के जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नोबेल पुरस्कारों की कड़ी में साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। साल 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार फ्रेंच लेखिका एनी एर्नक्स को दिया जाएगा। इसकी घोषणा रॉयल स्वीडिश अकेडमी के द्वारा की गई। गौरतलब है कि एनी लगातार सामाजिक असमानता के लिए लिखती रही हैं। इस साल नोबेल के पुरस्कार के लिए सलमान रुश्दी के नाम की चर्चा जोरों पर थी। वे भारतीय मूल के हैं। उनका लिखा उपन्यास सैटेनिक वर्सेस खबरों में रहा था। इसी साल अगस्त में एक सेमिनार के दौरान उन पर हमला कर दिया गया था। सलमान रुश्दी का नाम इसलिए भी अहम माना जा रहा था क्योंकि उनसे पहले केवल एक भारतीय को साहित्य के नोबेल से नवाजा गया है। आपको बता दें कि साल 1913 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ये पुरस्कार उनकी कविताओं के संकलन गीतांजलि के लिए दिया गया था, जो कि लंदन में प्रकाशित हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से नवाजा था, जिसे बाद में ब्रिटिश सरकार की नीतियों के चलते उन्होंने त्याग दिया था। भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों का राष्ट्रगान गुरुदेव के द्वारा लिखा गया है। आइए जल्दी से अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई?
विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच या फिर एशियाई विकास बैंक? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया में शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। अनुच्छेद 105 संसद की सदन के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर गलत कथन या कथनों को चुनिए। 1 और 2, 2 और 3, केवल 3 या फिर 1 और 3। हाल ही में छपे एक अध्ययन के मुताबिक कार्बन डॉट्स जल प्रदूषण को दूर करने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। गौरतलब है कि शहरी विकास के चलते तमाम तरह के प्रदूषक जल निकायों में पहुंच रहे हैं। इनका समाधान नैनो टेक्नोलॉजीज जैसी तकनीक के जरिए ढूंढा जा रहा है। कार्बन डॉट्स नैनो मटेरियल फैमिली में नए जुड़े उत्पादों में से एक है। इनकी खोज साल 2004 में हुई थी। इनका व्यास औसतन 10 नैनोमीटर से कम होता है। कार्बन डॉट्स आसानी से वाटर सॉल्युबल होते हैं। साथ ही ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के मटेरियल से बनाए जा सकते हैं, इसलिए क्वांटम डॉट्स की जगह इनको तवज्जो दी जा रही है। कुछ समय पहले असम के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए शोध में वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी के जरिए भी इनका निर्माण किया गया था। ये कार्बन डॉट्स प्रिटिलाक्लोर शाकनाशी को पहचानने में सक्षम हैं। इससे जलकुंभी को भी नियंत्रित किया जा सकता है। ग्रास कार्प मछली से बने कार्बन डॉट्स के जरिए पानी से मरकरी जैसे प्रदूषण को भी दूर किया जा सकता है। एक्वाकल्चर फार्म्स में इनका प्रयोग जल गुणवत्ता प्रबंधन के लिए भी किया जाता है। साथ ही ये अच्छे इलेक्ट्रॉन्स डोनर्स और एक्सेप्टर्स होते हैं, इसलिए इन्हें बायो इमेजिंग और सेंसिंग में भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बायो इमेजिंग से मतलब एक ऐसे मेथड या साइंटिफिक टेक्निक से है जिसके जरिए बायोलॉजिकल पार्ट्स या जीवों पर नजर रखी जा सकती है। इसमें रियल टाइम में बायोलॉजिकल टिश्यू आदि की गतिविधियों को समझा जा सकता है। यह ऐसा मेथड है जिसमें बायोलॉजिकल पार्ट्स को खतरा नहीं होता। बायो इमेजिंग में गामा साइंटिग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, कंप्यूटेड टोमोग्राफी आदि को शामिल किया जाता है। इधर नोबेल का शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दे दिया गया है। इन सभी ने मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार प्रयास किए हैं। गौरतलब है कि भारत से साल 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। उससे पहले साल 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वे अल्बानिया में जन्मी लेकिन भारत की नागरिक थीं। उन्होंने अपना जीवन कोलकाता में दीन दुखियों की सेवा करते हुए गुजारा था। नोबेल शांति पुरस्कार का जिक्र आने पर भारत से महात्मा गांधी के नाम की चर्चा जरूर होती है। वे 20वीं सदी में अहिंसा के मजबूत प्रतीक बनकर उभरे थे। महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए साल 1937, 38, 39 और 47 में नॉमिनेट किया गया। यहाँ तक कि साल 1948 में उनकी मौत से कुछ दिन पहले ही उन्हें नॉमिनेट किया गया था, लेकिन ये अवार्ड उन्हें दिया नहीं जा सका। साल 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार दलाई लामा को देते वक्त कमेटी के अध्यक्ष ने इसे महात्मा गांधी की याद में समर्पित किया था, लेकिन कमेटी ने कभी भी ये आधिकारिक बयान नहीं दिया कि महात्मा गांधी को ये पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया। साल 1948 में उनकी मौत के बाद नोबेल कमेटी उन्हें ये पुरस्कार देने पर सहमत थी। ऐसा पहली बार होता कि किसी की मृत्यु के बाद ये अवार्ड दिया जाता, लेकिन महात्मा गांधी किसी संस्था से ताल्लुक नहीं रखते थे, न ही अपने पीछे कोई विल या संपत्ति छोड़ी थी, तो प्राइज मनी किसे दी जाती? इन्हीं सवालों के चलते उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया जा सका। वेब 3.0 का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में पेरिस फैशन वीक के दौरान इसका एक्सपेरिमेंट देखने को मिला। एक फ्रेंच डिजाइनर ने वेब 3.0 के जरिए अपना पहला डिजिटल कलेक्शन लॉन्च किया। इसमें 3D होलोग्राम्स के जरिए कपड़ों के डिजाइन पेश किए गए। आपको बता दें कि वेब 3.0 ब्लॉकचेन तकनीक जैसे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को सपोर्ट करने वाला इंटरनेट वर्जन है। इसमें बड़ी तकनीक कंपनियों के बजाय यूजर्स के पास प्लेटफॉर्म्स की ओनरशिप होती है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग ईथरम कंपनी के फाउंडर गेविन वुड ने साल 2014 में किया था। वेब 3 को समझने के लिए हमें वेब 1 और वेब 2 को भी समझना होगा। वेब 1.0 से मतलब वर्ल्ड वाइड वेब या फिर इंटरनेट से है, जिसे 1989 में इन्वेंट किया गया। इसमें यूजर किसी वेबसाइट पर जाकर स्टैटिक इंफॉर्मेशन से रूबरू होता था, एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट जिसमें यूजर्स अपनी तरफ से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। ये दौर तकरीबन 1999 तक चला। वेब 2.0 में बहुत सारे नए फीचर्स ऐड हुए। हम वर्तमान में वेब 2.0 के ही अधिकांश फीचर पर काम कर रहे हैं। वेब 2.0 को वेब 1.0 से अलग करने में यूजर्स द्वारा
अपने फोटोज, वीडियोज, लाइक, शेयर के जरिए कम्युनिकेट कर पाना जैसे फीचर्स शामिल हैं। वेब 2.0 में डेटा प्रमुख रूप से कुछ बड़ी कंपनियों तक सीमित है, जिसने डेटा प्राइवेसी के मुद्दे को जन्म दिया है। कहा जा रहा है कि वेब 3.0 डिसेंट्रलाइज होगा और इसमें यूजर्स अपने डेटा के मालिक खुद होंगे, जिससे इंटरनेट का मुख्य मकसद पूरा हो सकेगा। इस खबर की महत्ता को समझने के लिए साल 2022 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर कीजिए। सवाल पूछा गया है, वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के डेटा को नियंत्रित कर सकता है। वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। वेब 3.0 एक निगम से परिचालित होने के बजाय सामूहिक रूप से उपयोगकर्ताओं द्वारा संचालित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इस सवाल का जवाब भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। भारत ने यूनाइटेड नेशंस की मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के लिए लाए गए रिजोल्यूशन पर वोट नहीं किया। ये रिजोल्यूशन प्रमोटिंग रिकॉन्सिलेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका नाम से लाया गया है। इसका मकसद श्रीलंकाई सरकार से मानवाधिकारों के खिलाफ हुए अपराधों की जांच कराना, दोषियों को सजा दिलवाना है। साथ ही वर्तमान के इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटना भी इसका मकसद है। इस रेजोल्यूशन पर चीन और पाकिस्तान ने विपक्ष में वोट करते हुए श्रीलंका का समर्थन किया है। हालांकि भारत इस बात से सहमत है कि श्रीलंका सरकार द्वारा 13वें संविधान संशोधन को लागू करने के लिए किए गए प्रयास पर्याप्त नहीं है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के मुताबिक भारत सभी श्रीलंका वासियों के लिए समृद्धि चाहता है। भारत श्रीलंका सरकार से इस दिशा में तत्काल प्रयास की उम्मीद रखता है। आपको बता दें कि 13वां संविधान संशोधन 1987 के इंडो श्रीलंका अकॉर्ड का आउटकम है। इस पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने ने हस्ताक्षर किए थे। ये श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए सिविल वॉर को खत्म करने का एक प्रयास था। इस संशोधन में प्रोविंशियल काउंसिल के गठन की बात की गई है। साथ ही श्रीलंका के सभी 9 प्रोविंसेस में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट का प्रावधान किया गया है। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बनाए जा सकते हैं। पहला सवाल है, खबरों में रहने वाला 13वां संविधान संशोधन अधिनियम किस देश से संबंधित है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार से मरणोपरांत नवाजा गया था। कार्बन डॉट्स प्रदूषण को दूर करने में मददगार हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? आइए देखते हैं अब पिछले बुलेटिन पर आधारित जो सवाल मैंने पूछे थे उसके सही जवाब क्या है। पहला सवाल है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच या फिर एशियाई विकास बैंक? और सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, विश्व बैंक। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया में शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। अनुच्छेद 105 संसद की सदन के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर गलत कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। 1 और 2, 2 और 3, केवल 3 या फिर 1 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल 3, क्योंकि अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकारों से जुड़ा है। स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल अब पहुंच गया है 1 लाख सब्सक्रिप्शन के बेहद पास। आपसे मिले इस उपहार के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब रिटर्न गिफ्ट देने की बारी और जवाबदारी है हमारी। तो स्टडी IQ IAS हिंदी परिवार में 1 लाख स्टूडेंट्स के जुड़ने की खुशी में हम देने वाले हैं आपको कुछ बहुत अनूठे उपहार। हम करने वाले हैं एक एक कर कुछ सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट। अगर अनुमान लगा सकते हैं आप कि हमारे रिटर्न गिफ्ट के पैकेट में क्या क्या शामिल है, तो बिना देर किए कमेंट कीजिए और इंतजार कीजिए आपके पहले गिफ्ट का। अक्टूबर के पहले हफ्ते में बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस के निर्माण की 200वीं वर्षगांठ मनाई गई। बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस चर्च उत्तर प्रदेश के सरधना में स्थित है। सरधना मेरठ जिले में आता है। इस चर्च को 1961 में माइनर बेसिलिका का दर्जा दिया गया था। ऐतिहासिक और भव्य चर्च को यह दर्जा दिया जाता है। यह भारत की 23 माइनर बेसिलिका चर्च में से एक है। साथ ही उत्तर भारत में स्थित इकलौती माइनर बेसिलिका चर्च है। इसका निर्माण बेगम समरू के द्वारा करवाया गया था, जो कि भारत की इकलौती
कैथोलिक क्वीन के तौर पर प्रसिद्ध हैं। वे भारत की सबसे ज्यादा अमीर और शक्तिशाली महिलाओं में से एक थीं। वे एक मुस्लिम थीं जो बाद में कैथोलिक में कन्वर्ट हो गई थीं। वे पुरुषों की तरह पहनावा रखती थीं। बेगम समरू के बचपन का नाम फरजाना था। उनकी शादी ऑस्ट्रेलिया के वॉल्टर रेनॉल्ड से हुई थी, जिन्हें उनके सीरियस नेचर के चलते ले सोम्ब्रे कहा जाता था। इनका भारतीयकरण समरू के तौर पर किया गया। इस तरह फरजाना बेगम समरू के नाम से प्रसिद्ध हुई। केंद्र सरकार ने चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। 9 सदस्यीय इस टास्क फोर्स में एनटीसीए के प्रिंसिपल इंस्पेक्टर और मध्य प्रदेश के प्रिंसिपल फॉरेस्ट सेक्रेटरी शामिल होंगे। इस टास्क फोर्स का मकसद रीइंट्रोडक्शन के तहत लाए गए चीतों के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करना है। ये टास्क फोर्स कूनो पालपुर में भी रेगुलर विजिट करेगी। गौरतलब है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर चीते लाए गए थे। ये चीते अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए गए थे। इन्हें मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में रखा गया है। चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2009 में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि चीता दुनिया में जमीन पर मौजूद सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। गौरतलब है कि 1947 में तत्कालीन मध्य प्रदेश में देश के आखिरी चीते की मौत हो गई थी, जिसके बाद 1952 में चीते को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इस विलुप्ति का कारण हैबिटेट लॉस और शिकार बताया जाता है। चीता को संरक्षित करना ओवरऑल इकोसिस्टम के लिहाज से बेहतर निर्णय है। चीता ओपन फॉरेस्ट और अपने शिकार वाली जगहों मसलन हिरण और छोटे जानवरों इत्यादि के आसपास रहते हैं। इन्हें संरक्षित करने के लिए घास पर निर्भर रहने वाले छोटे जानवरों को भी प्रोटेक्ट करना होता है। साथ ही बड़े कार्निवोर्स में चीतों का इंसानों के साथ कॉन्फ्लिक्ट रेट भी बेहद कम है। इनके मवेशियों पर हमले के मामले भी न के बराबर हैं। इस खबर की अहमियत समझने के लिए साल 2017 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर कीजिए। सवाल पूछा गया था, हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात में अपने प्राकृतिक आवास से किस स्थल पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव था? कॉर्बेट नेशनल पार्क, कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य या फिर सरिस्का नेशनल पार्क? इस सवाल का जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नोबेल पुरस्कारों की कड़ी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार घोषित किया गया है। साल 2022 में यह पुरस्कार बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायबविको को दिया जाएगा। ये तीनों यूएसए से संबंध रखते हैं। ये पुरस्कार बैंक और वित्तीय आपदा पर रिसर्च करने के लिए दिया गया है। ये रिसर्च अर्थव्यवस्था में बैंकों के महत्व, विशेष तौर पर आपदा के दौरान बैंकों की अहमियत से संबंधित है। बैंक बंद होने की खबर से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही बैंकों को टूटने से रोकना क्यों जरूरी है। गौरतलब है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के विल में नहीं था। इसे बाद में स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा उनकी याद में गठित किया गया था। इस फील्ड में पहला पुरस्कार साल 1969 में दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारतीयों को मिले नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो साल 2019 में अभिजीत विनायक बैनर्जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका शोध गरीबी उन्मूलन से जुड़ा था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं। उन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शोध के लिए साल 1998 में नोबेल से नवाजा गया था। एक और बात यहां नोट करने वाली है कि साल 1969 से 2022 तक केवल 2 महिलाओं को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनमें साल 2009 में एलिनोर एस्ट्रॉम और साल 2019 में एस्थर डफलो शामिल हैं। आज यानी 10 अक्टूबर के दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा टेली मानस यानी टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स लॉन्च किया गया। इसके जरिए देश भर में 24 घंटे टेलीफोन के जरिए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। केंद्र सरकार हर राज्य और संघ शासित प्रदेश में कम से कम एक टेली मानस सेल का गठन करने का लक्ष्य रखेगी। इसके लिए नोडल सेंटर नेमहांस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को बनाया गया है। वहीं तकनीकी मदद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के द्वारा मुहैया कराई जाएगी। टेलीमानस में 2 लेवल पर व्यवस्था की गई है। टीयर 1 में टेलीफोनिक सुविधाएं हैं। टीयर 2 में इन पर्सन यानी व्यक्ति से व्यक्ति तक सुविधाएं दी जाएंगी। आइए अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, साल 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया था। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? एस्थर डफलो, मारिया जोपर्ट,
गेर्टी थेरेसा या फिर एलिनार एस्ट्रॉम? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं। टेलीमानस पोर्टल ईशा फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर सभी? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल थे और क्या उसके जवाब होंगे। पहला सवाल मैंने पूछा था, खबरों में रहने वाला 13वां संविधान संशोधन अधिनियम किस देश से संबंधित है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान। सही जवाब है विकल्प बी यानी श्रीलंका। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम श्रीलंका से संबंधित है। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार से मरणोपरांत नवाजा गया था। कार्बन डॉट्स प्रदूषण को दूर करने में मददगार हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी यानी केवल 1 और 3 सही हैं। गौरतलब है कि महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सका था। भारत के नए सीजेआई की घोषणा हो गई है। गौरतलब है कि सीजेआई यूयू ललित नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को घोषित किया है। सीजेआई यूयू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। गौरतलब है कि एमओपी यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक कानून मंत्रालय भारत के सीजेआई को रिटायरमेंट से तकरीबन 1 महीने पहले अपने उत्तराधिकारी को घोषित करने के लिए कहता है। हालांकि एमओपी में ये एप्रोप्रिएट टाइम शब्द लिखा हुआ है, लेकिन परंपरा के मुताबिक 1 महीने पहले ही रिकमेंडेशन मांगी जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज के नाम की सिफारिश करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) में भारत के लिए सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस की चर्चा की गई है। आपको बता दें कि एमओपी एक अहम दस्तावेज है जिस पर सरकार और जुडिशियरी दोनों सहमत हैं। यह जजों की नियुक्ति से जुड़े प्रावधानों के लिहाज से अहम है। इसे सुप्रीम कोर्ट के 3 महत्वपूर्ण मामले मसलन फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को आज के बिहार में हुआ था। वे लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार के फंड से चलाए जा रहे कॉलेज को छोड़ दिया था। वे साल 1922 में यूएसए गए थे, जहां उन्होंने आगे की शिक्षा और नौकरी भी की। वे साल 1929 में भारत वापस लौटे। उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद थे। आंदोलन में भाग लेने के मकसद से अपने 5 कॉमरेड साथियों के साथ वे जेल से भाग निकले थे। यहां से निकलकर उन्होंने नेपाल में आजाद दस्ता बनाकर आंदोलन में हिस्सा लिया। उनकी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के कदम के खिलाफ आंदोलन चलाया था, जिसे जेपी मूवमेंट कहते हैं। जयप्रकाश नारायण अपने संपूर्ण क्रांति के नारे के लिए जाने जाते हैं। उन्हें साल 1998 में मरणोपरांत भारत रत्न के सम्मान से नवाजा गया। आंध्र प्रदेश पुलिस ने तकरीबन 400 किलो गधों का मांस सीज किया है। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में गधों का शिकार लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन इसे पकड़ा पहली बार गया है। दरअसल गधे के मांस को लेकर लोगों का मानना है कि इसे खाने से पीठ के दर्द और अस्थमा में आराम मिलता है। गौरतलब है कि भारत में गधों को मारना और उनका मांस खाना कई कानूनों का उल्लंघन करता है। यह आईपीसी की धारा 429 के तहत अपराध है। इसमें 5 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों मुकर्रर हो सकते हैं। साथ ही गधे का मांस खाना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत भी गैरकानूनी है। आपको बता दें कि गधे इक्विडी फैमिली से आते हैं। इस फैमिली में जेब्रा और हॉर्सेस को भी रखा जाता है। इस फैमिली के जानवरों में खुरों की संख्या विषम होती है। मेल डोंकी को जैक और फीमेल डोंकी को जेनेट कहते हैं। ये बहुत सामाजिक प्राणी होते हैं, आमतौर पर समूह में रहते हैं। एक बड़े समूह को जैक लीड करता है। ब्रुक हॉस्पिटल्स फॉर एनिमल्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दशक में भारत में गधों की संख्या में कमी आई है। इस खबर की अहमियत समझने के लिए साल 2020 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर कीजिए। सवाल पूछा गया था, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथियों की गर्भधारण की अधिकतम अवधि 22 महीने हो सकती है।
सामान्यतः हाथी में केवल 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा हाथियों की आबादी केरल में है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 3 या फिर केवल 1, 3 और 4? इस प्रश्न का जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन किया। अभी कॉरिडोर का फर्स्ट फेज पूरा हुआ है। पूरी तरह से तैयार होने के बाद ये कॉरिडोर भारत के बड़े कॉरिडोर्स में से एक होगा। कॉरिडोर के 2 गेट को नंदी द्वार और पिनाकी द्वार नाम दिया गया है। इस पूरे कॉरिडोर को महाकाल लोक कहा जा रहा है। कॉरिडोर को प्राचीन रुद्र सागर झील के किनारे तैयार किया गया है। झील का पुनर्निर्माण महाकाल रिवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है। आपको बता दें कि उज्जैन स्थित महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव पुराण के मुताबिक मंदिर के गर्भगृह में मौजूद ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा भगवान श्री कृष्ण के पालनहार नंद से 8 पीढ़ी पहले करवाई गई थी। मंदिर की भव्यता का जिक्र महाकवि कालिदास ने अपनी रचना रघुवंशम में किया है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में इकलौता है जिसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकाल के मंदिर का आर्किटेक्चर भूमिजा, मराठा और चालुक्य स्टाइल का है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में उज्जैन के राजा चंड प्रद्योत के बेटे कुमारसेन ने करवाया था। बाद में मराठा कमांडर राणोजी शिंदे ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। आइए अब जल्दी से डालते हैं आज के बुलेटिन पर तैयार क्या सवाल बन सकते हैं, उन पर एक नजर। पहला सवाल है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय कानून मंत्री? दूसरा सवाल है, क्षिप्रा के तट पर स्थित इस मंदिर का उल्लेख महाकवि कालिदास ने किया है। इसका स्थापत्य चालुक्य और मराठों से मेल खाता है। भारत के एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के तौर पर जाना जाता है। ऊपर दिया गया वर्णन किस मंदिर का उल्लेख करता है? ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ या फिर घृष्णेश्वर? आइए अब देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, साल 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया था। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? एस्थर डफ्लो, मारिया जोपर्ट, गेर्टी थेरेसा या फिर एलिनार एस्ट्रॉम? सही जवाब है विकल्प डी यानी एलिनार एस्ट्रॉम अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं। टेली मानस पोर्टल ईशा फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर सभी? सही जवाब है इसका विकल्प ए यानी केवल 1 और 2 कथन सही हैं। टेलीमानस पोर्टल ईशा फाउंडेशन के द्वारा नहीं बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक यूरोप में डूम लूप की स्थिति बन रही है। दरअसल 15 जून को यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। इसका एजेंडा था कि यूरोजोन देशों के सरकारी बॉन्ड्स की ब्याज दरों में बेंचमार्क जर्मन बॉन्ड्स के मुकाबले बड़ा अंतराल देखने को मिल रहा था। ये अंतराल यूरोपियन सेंट्रल बैंक के दखल के बाद कम हुआ था, लेकिन यूरो 2.0 संकट की आहट फिर से सुनाई दे रही है। किसी देश को डूम लूप में तब माना जाता है जब उसकी वित्तीय व्यवस्था में एक क्षेत्र का प्रभाव दूसरे क्षेत्र में ज्यादा खतरनाक तौर पर सामने आता है। आसान शब्दों में समझें तो डूम लूप से मतलब है कि बैंक सॉवरेन बॉन्ड्स होल्ड करते हैं और सरकार ऐसी बैंक्स की जमानत देती है। बैंक के डूबने पर सरकार को खतरा रहता है और बैंक्स को सरकार के कमजोर होने पर सोवरेन बॉन्ड्स पर पड़ने वाले प्रभाव से डर रहता है। इस तरह एक विशियस साइकिल बनता है जिसे डूम लूप कहते हैं। दूसरे उदाहरण से समझें तो जीवाश्म ईंधनों के लिए फाइनेंस मुहैया कराने से जलवायु परिवर्तन में इजाफा होता है। साथ ही जलवायु परिवर्तन फाइनेंस सिस्टम को कमजोर करने के लिए भी जिम्मेदार है। किर्गिस्तान ने CSTO की ब्रदरहुड मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होने से इनकार कर दिया है। CSTO से मतलब है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ब्रदरहुड मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन 10 से 14 अक्टूबर के बीच किया जाना है। इसमें CSTO के सदस्य देशों से सैनिक शामिल होने थे। CSTO संगठन का मोटो नाटो की तरह है।
इसमें एक सदस्य पर हमला सब पर हमला माना जाता है। इसके सदस्यों में बेलारूस, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और अर्मेनिया शामिल हैं। सीएसटीओ के इतिहास की बात करें तो नाटो को काउंटर करने के मकसद से वार्सा पैक्ट गठित किया गया था। कोल्ड वॉर के खत्म होने के साथ ये भी डिसॉल्व हो गया, जिसके बाद रूस और उसके 5 साथी देशों ने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए, जो कि साल 1994 से लागू हुई थी। साल 2002 में सेंट्रल एशिया के पॉलिटिक्स में आए उतार चढ़ाव के बाद इसे कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया। इसका सचिवालय मॉस्को में स्थित है। इधर आईएमएफ ने अक्टूबर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर एक धीमी प्रगति देखने को मिलेगी। इसकी वजह रूस यूक्रेन युद्ध और कोविड का प्रभाव बताया जा रहा है। आईएमएफ ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर 6.8% आंकी है। वहीं वैश्विक स्तर पर वृद्धि दर 2022 में 3.2%, वहीं 2023 में 2.7% आंकी गई है। वैश्विक स्तर पर महंगाई साल 2022 में 8.8, 2023 में 6.5, वहीं 2024 में 4.1% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट का दावा है कि 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे यूएसए, चीन और यूरो एरिया में ठहराव देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि आईएमएफ द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट साल में 2 बार जारी की जाती है। इसके अलावा आईएमएफ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और फिस्कल मॉनिटर जैसे अहम दस्तावेज भी जारी की जाती हैं। आपको बता दें कि आईएमएफ 190 सदस्यों वाला एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। इसके प्रमुख कार्यों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और संतुलित विकास को सुगम बनाना, साथ ही विनिमय स्थिरता को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य है। इसके अलावा भुगतान संतुलन संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराने का जिम्मा भी इसके पास है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2014 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करते हैं। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक फोरम, विश्व बैंक। इस प्रश्न का जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। यूनियन कैबिनेट ने पीएम डिवाइन यानी प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन योजना को मंजूरी दी है। योजना को 4 सालों 2022-23 से 2025-26 के लिए अप्रूव किया गया है। योजना को मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पर लागू किया जाएगा। इसके लिए 6600 करोड़ रुपए का बजट आउटले रखा गया है। योजना में अवसंरचना विकास, उद्योगों को सहयोग, सामाजिक विकास से संबंधित प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा। इस योजना के तहत महिलाओं और युवाओं के आजीविका के लिए अवसर सृजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि इस योजना की घोषणा यूनियन बजट 2022-23 में ही की गई थी। उत्तर पूर्वी राज्य बेसिक मिनिमम सर्विसेज के पैरामीटर्स में राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा पीछे हैं। योजना इस गैप को भरने में मददगार साबित होगी। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, खबरों में रहने वाला शब्द डूम लूप निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? अंतरिक्ष से, बैंकिंग से, इंटरनेट से या फिर कोविड के परीक्षण से? दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। पीएम डिवाइन योजना उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास से जुड़ी है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। आइए अब देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बनाए गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे पूछा था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय कानून मंत्री? इसका सही उत्तर है विकल्प ए यानी राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल मैंने पूछा था, क्षिप्रा के तट पर स्थित इस मंदिर का उल्लेख महाकवि कालिदास ने किया है। इसका स्थापत्य चालुक्य और मराठों से मेल खाता है। भारत के एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के तौर पर जाना जाता है। ऊपर दिया गया वर्णन किस मंदिर का उल्लेख करता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, महाकालेश्वर। हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपी हाई कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है। दरअसल आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 का रिवाइज रिजल्ट जारी किया है, तो आयोग को अंदेशा है कि इस रिजल्ट पर हाईकोर्ट बिना आयोग को सुने रोक या अन्य कोई निर्णय न सुना दे। इसी के मद्देनजर कैविएट याचिका दायर की गई है। गौरतलब है कि कैविएट लैटिन भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है लेट अ पर्सन बिवेयर।
ये एक तरह का प्रिकॉशनरी मेजर है। ये कोर्ट को व्यक्ति द्वारा दी गई वार्निंग होती है कि बिना उसे सुने कोई फैसला न सुनाया जाए। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 148A में कैविएट के बारे में बताया गया है कि कोई भी पक्षकार किसी मामले में अंदेशे के आधार पर न्यायालय में एक कैविएट दाखिल करके ये कह सकता है कि अगर उससे संबंधित मामला कोर्ट में लाया जाए तब उसे सुने बगैर मामले में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय न दिया जाए। न्यायालय में किसी प्रकार का कोई मुकदमा होता नहीं है, लेकिन मुकदमा होने की संभावना होती है। सरल शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति को यह संभावना है कि कोई व्यक्ति या संस्था उसके विरुद्ध किसी प्रकार का सिविल प्रकरण किसी मामले को लेकर न्यायालय में ला सकता है, तब ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध कोर्ट में कैविएट दाखिल कर देता है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए यूपीएससी की साल 2021 की प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर कीजिए। सवाल पूछा गया था, भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है। ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक वन्य जीवों की संख्या में पिछले 50 सालों में 69% की कमी आई है। रिपोर्ट में जैव विविधता में कमी और जलवायु आपदा को एक समस्या समझने पर जोर दिया गया है। जैव विविधता में सबसे ज्यादा कमी तकरीबन 94% लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में देखने को मिली है। अफ्रीकी क्षेत्र में 66% तो एशिया प्रशांत में 55% की कमी देखने को मिली है। उत्तरी अमेरिका में यह आंकड़ा 20% तो यूरोप और सेंट्रल एशिया में 18% बताया गया है। ताजे पानी की प्रजातियों में वैश्विक स्तर पर 83% की कमी आई है। रिपोर्ट में जैव विविधता के लिए 6 प्रमुख खतरे बताए गए हैं। इनमें कृषि, शिकार, लॉगिंग, प्रदूषण, इन्वेसिव स्पीशीज और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। आपको बता दें कि WWF दुनिया का लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका गठन 1961 में हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। यूनियन कैबिनेट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022 को मंजूरी दी है। इसे संसद के शीत सत्र में पेश किया जाएगा। इस बिल का मकसद पारदर्शिता लाना और जिम्मेदारी में इजाफा करना है। सहकारिता मंत्रालय ने एक नई कोऑपरेटिव पॉलिसी लाने का भी जिक्र किया है। इसके जरिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बोर्ड मेंबर के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनिश्चित हो सकेंगे। इसके अलावा कोऑपरेटिव ओम्बुड्समैन का भी प्रावधान किया गया है, जो कि सदस्यों की शिकायतें सुनने का काम करेगा। इसके अलावा कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त करने का प्रावधान है, जो कि सदस्यों को समय पर सूचनाएं मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार होगा। गौरतलब है कि कोऑपरेटिव्स राज्य सूची का विषय है, लेकिन देश में कई ऐसी सोसाइटीज हैं जो एक से ज्यादा राज्यों में काम करती हैं। इन्हें प्रशासित करने के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी MSCS एक्ट 2002 लाया गया था। इस एक्ट की कमियों को दूर करने के मकसद से सरकार संसद में नया बिल पेश करने जा रही है। विश्व आर्थिक मंच ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट जारी की थी। इसे युवा और यूनिसेफ के सहयोग से जारी किया गया है। रिपोर्ट में लर्निंग गैप्स को कम करने और तकनीक के जरिए शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने की बात की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने शिक्षा के क्षेत्र की कई बड़ी चुनौतियों को सुलझाने की दिशा में प्रगति की है, लेकिन तमाम तरह की गंभीर समस्याएं आज भी मौजूद हैं। जैसे भारत के कक्षा 3 के 70% बच्चे बेसिक रीडिंग और अर्थमेटिक स्किल्स को नहीं जानते। इस समस्या से निपटने के लिए स्टोरी टेलिंग, फ्लिप बुक्स और डिजिटल टूल्स का प्रयोग किया जा सकता है। रिपोर्ट में पर्सनलाइज्ड वर्कशीट्स, वीडियोस और डिजिटल कम्युनिटीज तैयार करने की बात की गई है। साथ ही वीडियोस के जरिए टारगेट बेस्ड होमवर्क देने की बात की गई है। रिपोर्ट में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मौजूद तमाम विसंगतियों को उजागर किया गया है। साथ ही युवाओं को इस क्षेत्र में तकनीक के साथ नवाचार करने पर जोर दिया गया है। आपको बता दें कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसे 42वें संविधान संशोधन के जरिए समवर्ती सूची में रखा गया था। समवर्ती सूची में होने का मतलब है कि इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार के तौर पर शामिल किया गया है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है,
एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? विश्व आर्थिक मंच, नीति आयोग, प्रथम या फिर शिक्षा मंत्रालय? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैविएट याचिका न्यायालय द्वारा व्यक्ति के लिए जारी की जाती है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट WWF के द्वारा जारी की जाती है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर केवल 2। आइए अब जल्दी से देखते हैं पिछले बुलेटिन में क्या सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, खबरों में रहने वाला शब्द डूम लूप निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? अंतरिक्ष से, बैंकिंग से, इंटरनेट से या फिर कोविड के परीक्षण से? सही जवाब है विकल्प बी यानी बैंकिंग से। अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। पीएम डिवाइन योजना उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास से जुड़ी है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल 2, क्योंकि फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट IMF के द्वारा जारी की जाती है। स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल अब पहुंच गया है 1 लाख सब्सक्रिप्शन के बेहद पास। आपसे मिले इस उपहार के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब रिटर्न गिफ्ट देने की बारी और जवाबदारी है हमारी। तो स्टडी IQ IAS हिंदी परिवार में 1 लाख स्टूडेंट्स के जुड़ने की खुशी में हम देने वाले हैं आपको कुछ बहुत अनूठे उपहार। हम करने वाले हैं एक एक कर कुछ सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट। अगर अनुमान लगा सकते हैं आप कि हमारे रिटर्न गिफ्ट के पैकेट में क्या क्या शामिल है, तो बिना देर किए कमेंट कीजिए और इंतजार कीजिए आपके पहले गिफ्ट का। हाल ही में सूचना मंत्रालय द्वारा पिन कोड की गोल्डन जुबली के मौके पर स्टाम्प पोस्ट जारी किया गया। पिन कोड यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर को 15 अगस्त 1972 से शुरू किया गया था। इसका मकसद देश के सभी फिजिकल एड्रेस को एक विशेष पहचान मुहैया कराना था। हर पते के लिए विशेष पहचान होने से कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहती। साथ ही पोस्ट ऑफिस के जरिए होने वाली डिलीवरी जल्द और सही सुनिश्चित हो पाती है। पोस्टल कोड को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों जैसे कि पोस्ट कोड, जिप कोड आदि से जाना जाता है। ये अल्फा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक नंबर होता है। आपको बता दें कि भारत में 9 पोस्टल रीजन्स हैं। इनमें से 8 भौगोलिक क्षेत्र हैं और 1 आर्मी पोस्टल सर्विसेज के लिए रिजर्व है। इंडिया पोस्ट द्वारा 6 डिजिट पिन कोड यूज किया जाता है। इसमें पहली डिजिट रीजन यानी क्षेत्र के बारे में बताती है। पहली डिजिट से राज्य के पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी या दक्षिणी होने का पता चलता है। दूसरी डिजिट से उस क्षेत्र में स्थित राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं तीसरी डिजिट से जिले के बारे में पता चलता है। आखिरी के 3 डिजिट पोस्ट ऑफिस के बारे में बताते हैं। जुलाई 2022 में नीति आयोग और CSIR ने एक रिपोर्ट जारी की थी। हाल ही में इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स पर चर्चा करने के लिए प्योर अर्थ और टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया भर में शीशे से होने वाले स्वास्थ्य और आर्थिक नुकसान का सबसे ज्यादा सामना करता है। इसी तरह की एक रिपोर्ट साल 2020 में यूनिसेफ ने भी जारी की थी, जिसमें भारत के तकरीबन 800 मिलियन बच्चों को पारे के जहरीलेपन से प्रभावित बताया गया था। नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश उन राज्यों में से हैं जहां के लोगों के ब्लड में शीशे का लेवल काफी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में शीशे से होने वाली मौतों में लगातार इजाफा हो रहा है, जबकि लेड युक्त पेट्रोल को साल 2000 में फेज आउट कर दिया गया है। शीशे के अन्य स्रोतों में लेड माइनिंग, स्मेल्टिंग, वेल्डिंग आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि लेड यानी शीशा एक विषैला पदार्थ है जो कि मानवीय स्वास्थ्य को नकारात्मक तौर पर प्रभावित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक लेड जन स्वास्थ्य के लिए खतरा पहुंचाने वाले 10 प्रमुख रसायनों में से एक है। इधर भूटान देश में आने वाले पर्यटकों से टूरिज्म टैक्स लेने के कारण चर्चा में है। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी के नाम से वसूला जा रहा है। गौरतलब है कि भूटान अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लंबे वक्त तक इस देश ने खुद को दुनिया से आइसोलेट रखा, जिससे प्रकृति और संस्कृति को बचाया जा सके। साल 1974 में पहली बार भूटान ने अपनी सीमाओं को बाहरी नागरिकों के लिए खोला था, इससे इकोनॉमी को मदद मिल सके। कोविड महामारी के चलते भूटान ने अपनी सीमाओं को 2 साल तक बंद रखा था। बीते 23 सितंबर को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए
भूटान ने एक बार फिर से सीमाओं को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। साथ ही टूरिज्म लेवी एक्ट ऑफ भूटान 2022 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी को परिभाषित किया गया है। ये फीस देश में आने वाले पर्यटकों पर पर्सन पर नाइट वसूली जाएगी। इसका मतलब कि प्रति व्यक्ति प्रति रात इसकी वसूली होगी। इसका मकसद पर्यटन से होने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने के साथ सरकार द्वारा चलाए जा रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करना है। भारत, बांग्लादेश और मालदीव से जाने वाले पर्यटकों के लिए डेली टूरिज्म फीस 1200 रुपये रखी गई है। वहीं अन्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए $200 निर्धारित की गई है। भूटान अपने पर्यावरण को लेकर खासा सचेत रहता है। साल 2015 में BBIN के चारों देशों जैसे कि भारत, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के बीच मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पर साइन हुए थे, लेकिन बाद में भूटान में पर्यावरण और सतत विकास के मुद्दे पर इसका विरोध किया गया तो भूटान की संसद ने इस समझौते से पीछे हटने का निर्णय लिया था। भूटान ने अन्य 3 देशों भारत, नेपाल और बांग्लादेश को इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ जाने की सहमति दे दी थी। भूटान ने कार्बन नेगेटिव देश बनने को प्राथमिकता दी थी। बीते दिनों कैलिफोर्निया में एक फोटोग्राफर ने व्हाइट रेनबो नोटिस किया। व्हाइट रेनबो एक रेयर वेदर फिनोमेना है जिसे फॉग बो भी कहते हैं। यह एक व्हाइट स्मॉगी आर्क बनाता है। मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक फॉग बो उसी प्रक्रिया से बनता है जिससे रेनबो का निर्माण होता है, लेकिन फॉग बो में बहुत छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जैसे 0.05 मिलीलीटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। इतने कम आकार के वाटर ड्रॉपलेट्स के चलते बहुत अधिक डिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से बेहद कम रंग या कोई रंग नहीं दिखता। गौरतलब है कि बादल में पानी की सूक्ष्म बूंद और कणों पर पड़ने वाली सूर्य किरणों का विक्षेपण इंद्रधनुष बनाता है। इसमें 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होते हैं। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, किस देश ने पर्यटकों पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस का प्रावधान किया है? नेपाल, श्रीलंका, मालदीव या फिर भूटान? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्हाइट रेनबो एक रेयर वेदर फिनोमेना है। पोस्टल इंडेक्स नंबर को 15 अगस्त 1972 से शुरू किया गया था। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। आइए अब पिछले बुलेटिन पर आधारित सवाल देखें और उनके जवाब क्या हैं ये देखें। पहला सवाल मैंने पूछा था, एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? विश्व आर्थिक मंच, नीति आयोग, प्रथम या फिर शिक्षा मंत्रालय? सही जवाब है ऑप्शन ए, एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैविएट याचिका न्यायालय द्वारा व्यक्ति के लिए जारी की जाती है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट WWF के द्वारा जारी की जाती है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर केवल दो। सही जवाब है इसका विकल्प बी, यानी केवल 2 और 3, क्योंकि कैविएट याचिका किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय में दायर की जाती है। बीते 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था। इस साल की थीम लीव नो वन बिहाइंड रखी गई। 16 अक्टूबर 1945 के दिन FAO यानी विश्व खाद्य संगठन की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय इटली के रोम में है। FAO यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि दुनिया भर में भूख को मिटाने के उपाय करती है। FAO के द्वारा वैश्विक स्तर पर एक पहल GIAHS यानी कि ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम शुरू की गई थी। GIAHS के जरिए दुनिया भर की परंपरागत कृषि प्रणालियों को संरक्षित किया जाता है। इस मौके पर विश्व खाद्य पुरस्कार से USA की सिंथिया रोजनविक को सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के खाद्य उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव पर किए गए शोध के लिए दिया गया है। गौरतलब है कि इस पुरस्कार की घोषणा मई 2022 में की गई थी। भारत से यह पुरस्कार MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, गुरदेव सिंह खुश और रतन लाल को दिया जा चुका है। MS स्वामीनाथन भारत के महान कृषि वैज्ञानिक हैं। उन्हें देश की हरित क्रांति के जनक के तौर पर जाना जाता है। वहीं वर्गीज कुरियन एक इंजीनियर और एंटरप्रेन्योर थे। उन्हें देश की श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर जाना जाता है। गुरदेव सिंह खुश कृषि वैज्ञानिक हैं। उन्हें वैश्विक स्तर पर चावल की सप्लाई बढ़ाने के लिए जाना जाता है, जब दुनिया की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। उन्हें चावल की हरित क्रांति के जनक के तौर पर भी जाना जाता है। वहीं भारतीय मूल के मृदा विज्ञानी रतन लाल को साल 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
इस प्रश्न की अहमियत समझने के लिए साल 2016 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करते हैं। सवाल था, FAO पारंपरिक कृषि प्रणालियों को सार्वभौमिक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली ग्लोबली इंपॉर्टेंट सिस्टम GIAHS की हैसियत प्रदान करता है। इस पहल का संपूर्ण लक्ष्य क्या है? अभी निर्धारित GIAHS के स्थानीय समुदायों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक कृषि प्रणाली का प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता अत्यधिक बढ़ जाए। पारितंत्र अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियां और उनसे संबंधित परिदृश्य यानी लैंडस्केप, कृषि जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के ज्ञान तंत्र का अभिनिर्धारण एवं संरक्षण करना। इस प्रकार अभिनिर्धारित GIAHS के सभी भिन्न भिन्न कृषि उत्पादों को भौगोलिक सूचक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन की हैसियत प्रदान करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का जवाब भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। PM मोदी ने फर्टिलाइजर्स के लिए एक ब्रांड भारत लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर के मकसद से एक योजना प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना लॉन्च की है। योजना के तहत कंपनियों को सब्सिडाइज्ड उर्वरकों को ब्रांड भारत के तहत बेचना जरूरी बनाया गया है। इन उर्वरकों में DAP यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश और NPK शामिल हैं। उर्वरकों के लिए सिंगल ब्रांड भारत को PM किसान सम्मान सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया। इस मौके पर 600 PMKSK यानी PM किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया। PMKSK किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप के तौर पर काम करेंगे। यहाँ से किसान कृषि क्षेत्र से संबंधित तमाम तरह की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही कृषि से संबंधित इनपुट्स की खरीद और सरकारी योजनाओं की जानकारी ले सकेंगे। इस दौरान PM ने एक मैगजीन इंडियन एज को भी लॉन्च किया। इसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक परिवेश की जानकारी हासिल हो सकेगी। आपको बता दें कि सरकार उर्वरक सब्सिडी का भुगतान उर्वरक कंपनियों को करती है। इस सब्सिडी का अंतिम लाभार्थी किसान ही होता है। दरअसल किसान अपनी जरूरत के मुताबिक उर्वरकों को MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य पर खरीदता है, लेकिन सरकार इनका MRP तय करती है और कंपनियों को MRP से कहीं अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। तो सरकार इन दोनों के बीच के अंतर का भुगतान कंपनियों को कर देती है। नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स की MRP कंपनियों द्वारा तय की जाती है। इसमें सरकार उचित मूल्य निर्धारण के लिए एक स्तर तक ही दखल करती है। मणिपुर कैबिनेट ने मणिपुर स्टेट पॉपुलेशन कमीशन के गठन को मंजूरी दी है। इसके जरिए जनसंख्या नीति से संबंधित एक फैसला लाया जाएगा, जिसके मुताबिक 4 बच्चों से अधिक वाले परिवारों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इनमें सरकारी नौकरियां भी शामिल हैं। गौरतलब है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर राष्ट्रीय और राज्य सरकारों द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों पर विशेषज्ञों ने पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के प्रभाव बताए हैं। जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले पक्ष की बात करें तो जनसंख्या को नियंत्रित करने से भोजन, रहने और कपड़े जैसी जरूरतों पर पड़ने वाले दबाव में कमी आ सकेगी। साथ ही बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से भी निजात मिल सकेगी। इसके अलावा पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को भी एक स्तर तक कम किया जा सकता है। वहीं जनसंख्या को नियंत्रित करने के विपक्ष में दिए जाने वाले तर्क अलग कहानी कहते हैं। मसलन वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होगी, पहले से ही कम हो रही कुल प्रजनन दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा बच्चे के तौर पर पहले से ही बालक शिशु को प्राथमिकता दी जाती है। अगर जनसंख्या नियंत्रण सख्त हुआ तो कन्या भ्रूण हत्या में इजाफा होने की संभावना है। आपको बता दें कि भारत दुनिया में जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। वहीं दुनिया के क्षेत्रफल में भारत की हिस्सेदारी 2.45% की है। आंकड़ों के मुताबिक भारत 2023 तक दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण संबंधित प्रावधानों की जरूरत जान पड़ती है। बीते दिनों कुछ एक्सरसाइजेज चर्चा में रही हैं। इनमें प्रस्थान, पावर एक्स और इप्सामार शामिल हैं। प्रस्थान एक्सरसाइज का आयोजन ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा किया गया था। यह तटीय सुरक्षा के लिहाज से एक अहम एक्सरसाइज है। वहीं पावर एक्स का आयोजन CERTIN यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा पावर CSIRTs यानी कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम्स इन पावर सेक्टर के सहयोग से किया गया। यह एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। इसके अलावा इप्सामार
भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका आयोजन 10 से 12 अक्टूबर के बीच दक्षिण अफ्रीका में किया गया। आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल पर गौर करते हैं। पहला सवाल है, इंडियन एज एक ई मैगजीन है, यह किस विषय से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराती है? भारतीय सेनाओं से, उर्वरकों से, खनिजों से या फिर भूविज्ञान से? दूसरा सवाल है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो कि भूख मिटाने के प्रयास करने के साथ खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। दूसरा कथन, यह संयुक्त राष्ट्र यानी UN की एक विशेष एजेंसी है। तीसरा कथन, इसने वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम यानी GIAHS की शुरुआत की। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या शेष सही है या फिर है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 2, 1, 2 और 3। पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्न था, किस देश ने पर्यटकों पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस का प्रावधान किया है? नेपाल, श्रीलंका, मालदीव या फिर भूटान? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी भूटान ने पर्यटकों पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस का प्रावधान किया है। दूसरा सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, व्हाइट रेनबो एक रेयर फेदर फिनोमेना है। कथन 2, पोस्टल इंडेक्स नंबर को 15 अगस्त 1972 से शुरू किया गया था। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हाल ही में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों का ट्रांसलोकेशन किया गया है। इस मूव से सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में इजाफा होगा। गौरतलब है कि सरिस्का में ही देश का पहला टाइगर री इंट्रोडक्शन साल 2008 में हुआ था। ये राजस्थान के अलवर जिले में है। अरावली की पहाड़ियों में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व पहले महाराजा ऑफ अलवर के शिकार करने के क्षेत्र के तौर पर संरक्षित था। यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, सांभर, चीतल आदि पाए जाते हैं। यहाँ 10वीं और 11वीं शताब्दी के कई मंदिरों के अवशेष पाए जाते हैं। इसमें कनकवाड़ी किला और नीलकंठ मंदिर प्रमुख हैं। वहीं रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित है। चंबल और बनास नदियां इसे दोनों तरफ से घेरे हुए हैं। इसमें रणथंभौर किला, त्रिनेत्र गणेश मंदिर इत्यादि स्थित हैं। बीते दिनों राजस्थान की रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को देश के 52वें टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। इससे पहले राजस्थान में रणथंभौर, सारिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व थे। नामीबिया से चीते मंगवाने के बाद भारत इंडियन बायसन यानी गौर को श्रीलंका भेजने की तैयारी में है। श्रीलंका से गौर 17वीं शताब्दी के अंत में विलुप्त हो गए थे। अब श्रीलंका ने भारत से 6 इंडियन बायसन की मांग की है। इस प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी के तहत भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला पहला समझौता होगा। इंडियन बायसन को सिंहली भाषा में ग्वारा कहते हैं। इनके अवशेष श्रीलंका की प्राचीन गुफाओं में खूब पाए जाते हैं, लेकिन 17वीं शताब्दी के अंत में ये विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए। श्रीलंका की मैथोलॉजिकल स्टोरीज और आइकॉनोग्राफी में भी इन्हें खूब जगह दी गई है। आपको बता दें कि इंडियन बायसन एक एकांत प्रिय जानवर है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में संरक्षित किया गया है। साथ ही IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल का दर्जा हासिल है। दुनिया में इनकी कुल आबादी का 85% भारत में पाया जाता है। इनकी मौजूदगी म्यांमार और थाईलैंड में भी है। इनका शिकार मुख्य रूप से रॉयल बंगाल टाइगर और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार ने गेहूं और सरसों की MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इजाफा किया है। गेहूं की MSP में 110 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों की MSP में 400 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। इसका मकसद किसानों की आय बढ़ाना और उत्पादन में वृद्धि करना है। MSP की घोषणा CCEA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस की सिफारिश पर की जाती है। इसका मकसद किसानों को संकट के समय फसल बेचने से बचाना और सार्वजनिक वितरण के लिए अनाज की खरीद करना है। इसके लिए भारत एक सीमा के भीतर बफर स्टॉक करती है। वर्तमान में सरकार रबी और खरीफ दोनों की फसलों को मिलाकर 23 फसलों के लिए MSP घोषित करती है। गन्ने की MSP को FRP यानी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस कहा जाता है।
इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2020 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर कीजिए। सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर प्रापण खरीद भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश यूटी में असीमित होता है। अनाजों एवं दालों का एमएसपी किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इंटरपोल जनरल असेंबली की 90वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने दुनिया को सुरक्षित बनाने के लिए साझा जिम्मेदारी की बात की। गौरतलब है कि इंटरपोल की बैठक भारत में तकरीबन 25 सालों के बाद आयोजित की गई है। अंतिम बार भारत में यह बैठक साल 1997 में आयोजित की गई थी। इंटरपोल साल 2023 में अपने 100 साल पूरे करने वाली है। आपको बता दें कि इंटरपोल का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। अपने 194 सदस्य देशों के साथ इंटरपोल दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। भारत इसके सबसे पुराने सदस्यों में से एक है। भारत 15 अक्टूबर 1949 से इसका सदस्य है। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंटरपोल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इंटरपोल 8 तरह के नोटिस जारी करता है। इनमें रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लैक, ब्लू, पर्पल और इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस शामिल है। रेड नोटिस वांटेड पर्संस के लिए, येलो मिसिंग पर्संस के लिए, जबकि ब्लू अतिरिक्त जानकारी के लिए जारी की जाती है। इसके अलावा ब्लैक पहचान न हो पाने वाले शवों के लिए और ग्रीन वार्निंग एंड इंटेलिजेंस के लिए जारी होता है। ऑरेंज नोटिस नजदीकी संकट के लिए, वहीं पर्पल नोटिस अपराधियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे उपकरण, तरीके और उनकी कार्यप्रणाली की सूचना जानने के मकसद से जारी किया जाता है। इसके अलावा इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस ऐसे व्यक्तियों और समूहों के लिए जारी किए जाते हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सेक्शंस कमेटी के निशाने पर होते हैं। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, अक्सर खबरों में रहने वाले सरिस्का, रामगढ़ विषधारी और मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व कहां स्थित हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर तेलंगाना? अगला सवाल है, इंडियन बायसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में संरक्षित किया गया है। भारत के अलावा म्यांमार और थाईलैंड में भी इनकी उपस्थिति दर्ज की गई है। IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो या फिर 1, 2 और 3। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्न क्या थे, उनके सही जवाब क्या थे। प्रश्न पूछा गया था, इंडियन एज एक मैगजीन है, यह किस विषय से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराती है? भारतीय सेनाओं से, उर्वरकों से, खनिजों से या फिर भूविज्ञान से? और सही जवाब है उर्वरकों से, ऑप्शन बी। अगला सवाल था, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो कि भूख मिटाने के प्रयास करने के साथ खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। यह संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की एक विशेष एजेंसी है। इसने वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स GIAHS की शुरुआत की। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ये से सही है या है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 2 या फिर 1, 2 और 3? और सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि पहला कथन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में है, न कि FAO के लिए। वर्ल्ड हेल्थ समिट का आयोजन जर्मनी के बर्लिन में किया गया। इस मौके पर पोलियो के उन्मूलन के लिए वैश्विक नेताओं के बीच $2.6 बिलियन की फंडिंग की सहमति बनी है। पोलियो उन्मूलन के लिए GPEI यानी ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव्स 2022-26 स्ट्रेटजी पर काम किया जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ समिट वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक फोरम है। 16 से 18 अक्टूबर 2022 के बीच आयोजित हुई ये पहली समिट है जो WHO के साथ आयोजित की गई थी। वर्ल्ड हेल्थ समिट के अध्यक्ष अलेक्स R. प्रीज हैं। ये WHO के इतर एक फोरम है। गौरतलब है कि US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक पोलियो एक खतरनाक बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। इसका वायरस संक्रमित व्यक्ति के मल में रहता है, इसलिए हाथों की सफाई का ध्यान न रखने पर दूसरों को भी संक्रमण हो सकता है। पोलियो का वायरस इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई होता है, जहां से यह नर्वस सिस्टम को संक्रमित करता है
और पैरालिसिस का कारण भी बन सकता है। पोलियो से पैरालाइज होने के बाद कोई इलाज नहीं है। हालांकि पोलियो के संक्रमण को वैक्सीन से रोका जा सकता है। पोलियो वायरस के 3 वेरिएंट्स होते हैं। किसी देश को पोलियो मुक्त घोषित करने के लिए इन तीनों प्रकारों का वाइल्ड ट्रांसमिशन रुकना चाहिए। उन्मूलन यानी इरेडिकेशन के लिए वाइल्ड और वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो के मामले 0 होने चाहिए। 27 मार्च 2014 को WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश का सर्टिफिकेट दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात यात्रा के दौरान NMHC यानी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि NMHC का निर्माण गुजरात के लोथल में किया जा रहा है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणतम शहरों में से एक है। माना जाता है कि स्पोर्ट सिटी का निर्माण 2200 BC के दौरान हुआ था। लोथल का विकास एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के तौर पर हुआ था। यहाँ से रत्नों, गहनों और मोतियों का व्यापार पश्चिम एशिया और अफ्रीका के लिए किया जाता था। लोथल का गुजराती में मतलब होता है मृतकों का टीला। यहाँ पर नोट कर लें कि पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो का भी सिंधी भाषा में यही अर्थ होता है। ASI के मुताबिक लोथल में दुनिया की ज्ञात सबसे पुरानी डॉक थी, जो इसे साबरमती नदी के पुराने मार्ग से जोड़ती थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने यहाँ पर मरीन माइक्रोफॉसल्स, जिप्सम और सॉल्ट क्रिस्टल्स की भी खोज की है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर कभी समुद्री पानी की पहुंच रही है। आपको बता दें कि लोथल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए साल 2014 में नॉमिनेट किया गया था। अभी ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में दर्ज है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2021 में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था, संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? कालीबंगा, रोपड़, धौलावीरा या फिर राखीगढ़ी? चलिए आगे बढ़ें। पहले से ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भारी कमी का सामना कर रही RBI ने 11 सालों में सबसे कम फॉरवर्ड प्रीमियम दर्ज किया है। फॉरवर्ड प्रीमियम दर से मतलब भारत और USA के बॉन्ड की ब्याज दरों में अंतर से है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी मुद्रा की फॉरवर्ड या फ्यूचर एक्सचेंज रेट स्पॉट रेट यानी वर्तमान कीमत से ज्यादा होती है। इस दर के अंतर में कमी आ रही है क्योंकि USA का फेडरल बैंक RBI के मुकाबले ब्याज दरों में तेजी से इजाफा कर रहा है। फॉरवर्ड प्रीमियम रेट करेंसी डिप्रिसिएशन के बारे में संकेत के तौर पर काम करती है। इससे पता चलता है कि करेंसी किस डायरेक्शन में जा रही है। गौरतलब है कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। ऐसे में RBI विदेशी मुद्रा बाजार में दखल करके रुपए की कीमत में होने वाली अस्थिरता को रोकने का प्रयास कर रही है। हाल ही में कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। इसके मुताबिक सरकार संसद को UCC यानी समान नागरिक संहिता पर कानून बनाने के लिए निर्देश नहीं दे सकती। किसी विषय पर कानून बनाना संसद का काम है। सरकार इस मुद्दे को 22वें विधि आयोग के सामने भी रखेगी। गौरतलब है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 44 में भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रयास करने की बात की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मतलब है कि भारत के लिए एक कानून होगा जो सभी धार्मिक समुदायों के विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे मुद्दों पर लागू होगा। वर्तमान में अलग अलग धर्मों के लोग इन मामलों में पर्सनल लॉज से शासित होते हैं। UCC को संविधान के नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है, इसलिए ये केवल गाइडलाइंस हैं, इन्हें लागू करना बाध्यकारी नहीं है। आपको बता दें कि विधि आयोग एक गैर सांविधिक संस्था है। इसका गठन कानून मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करके किया जाता है। 22वें विधि आयोग के गठन का नोटिफिकेशन फरवरी 2020 में जारी किया गया था, लेकिन इसके अध्यक्ष और सदस्यों की वैकेंसी अभी तक भरी नहीं गई है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, 44 या फिर 45? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के पोर्ट सिटी के तौर पर प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आइए अब देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बने और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल पूछा था मैंने, अक्सर खबरों में रहने वाले सरिस्का, रामगढ़, विषधारी और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कहाँ हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। सही जवाब है विकल्प सी यानी राजस्थान।
अगला सवाल मैंने पूछा था इंडियन बायसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में संरक्षित किया गया है। भारत के अलावा म्यांमार और थाईलैंड में भी इनकी उपस्थिति दर्ज की गई है। IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 या फिर 1, 2 और 3। सही जवाब है विकल्प सी, यानी केवल 1 और 2 सही हैं। इंडियन बायसन का IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, न कि इंडेंजर्ड। स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल अब पहुंच गया है 1 लाख सब्सक्रिप्शन के बेहद पास। आपसे मिले इस उपहार के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब रिटर्न गिफ्ट देने की बारी और जवाबदारी है हमारी। तो स्टडी IQ IAS हिंदी परिवार में 1 लाख स्टूडेंट्स के जुड़ने की खुशी में हम देने वाले हैं आपको कुछ बहुत अनूठे उपहार। हम करने वाले हैं एक एक कर कुछ सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट। अगर अनुमान लगा सकते हैं आप कि हमारे रिटर्न गिफ्ट के पैकेट में क्या क्या शामिल है, तो बिना देर किए कमेंट कीजिए और इंतजार कीजिए आपके पहले गिफ्ट का। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्ल्स 4 दिनों की यात्रा पर भारत आए थे। इस दौरान ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मंत्री ने चीन को अपने देश के लिए लार्जेस्ट सिक्योरिटी एंग्जाइटी बताया है। लद्दाख में चीन के इंक्रोचमेंट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया इस मामले में पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ा है। मार्ल्स ने कहा कि इन दिनों जिस तरह चीन असर्टिव बिहेवियर अपना रहा है और दुनिया को जैसा शेप देना चाह रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। आपको बता दें कि पिछले ही महीने ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट चेंज हुई है। गवर्नमेंट चेंज के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत की ये पहली हाई लेवल विजिट थी। पिछले महीने कंजर्वेटिव कोएलिशन के स्कॉट मॉरिसन को हराकर सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी के एंथनी एल्बेनीज नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस की बात करें तो इसी साल अप्रैल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बायलैटरल ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने के लिए करार हुआ था। जून 2020 में दोनों देशों ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति जताते हुए एक दूसरे के मिलिट्री बेस और लॉजिस्टिक सपोर्ट का इस्तेमाल करने की डील पर साइन किए थे। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट यानी MLSA के जरिए दोनों देश एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल रिपेयर, सप्लाई और बाकी डिफेंस कोऑपरेशन के लिए करते हैं। नवंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार नेवल एक्सरसाइज में भी हिस्सा लिया था। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिनिस्टर ने अपने PC में ऑकस का जिक्र किया, तो आइए ऑकस क्या है इसे समझ लेते हैं। ऑकस मतलब AUKUS। 2021 में इंडो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया, UK और US के बीच एक ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप हुई जिसे ऑकस कहते हैं। ये देश आपस में टेक्नोलॉजी शेयर कर इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट पर फोकस कर रहे हैं। माना जाता है कि ऑकस के जरिए अमेरिका साउथ चाइना सी में चीन के असर्टिव एक्शंस पर कंट्रोल करना चाहता है। कनाडा, न्यूजीलैंड के साथ मिलकर ये तीनों कंट्रीज पहले ही 5 आइज अलायंस के जरिए इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। 5 आइज अलायंस कोल्ड वॉर के दौरान बना एक अलायंस है जो इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट करता है। बात ब्रिक्स सम्मेलन की करते हैं। 14वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन चीन की मेजबानी में किया जा रहा है। 23-24 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन को वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया है। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका और चीन के प्रमुख शामिल हो रहे हैं। इस दौरान राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सहयोग के मुद्दे चर्चा में शामिल किए गए हैं। 24 जून को ब्रिक्स प्लस देशों का एक सत्र आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स प्लस की संकल्पना चीन द्वारा पेश की गई थी। इसमें दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से देशों को शामिल किया जाएगा जो कि कोर ब्रिक्स देशों से अलग होंगे। आपको बता दें कि ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। सबसे पहले ब्रिक्स शब्द का प्रयोग वर्ष 2021 में एक इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैशे के अर्थशास्त्री जिम ओनील ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक पेपर में किया था। इन ब्रिक देशों में ब्राजील, रूस, चीन और भारत शामिल थे। 2006 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में ब्रिक समूह को औपचारिक रूप दिया गया। ब्रिक का पहला सम्मेलन हुआ था 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में। 2011 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक समूह का नाम पड़ा था ब्रिक्स। ब्रिक्स के 3 पिलर्स में पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल और कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस शामिल हैं।
NSIL ने पहला डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 लॉन्च किया है। ये डायरेक्ट टू होम सर्विस प्रोवाइडर टाटा प्ले द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। इस सैटेलाइट को इसरो ने NSIL के लिए तैयार किया है। फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस के एरियन 5 रॉकेट के द्वारा इसे फ्रेंच गुयाना के कोरू से लॉन्च किया गया। NSIL की बात करें तो इसे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अधीन मार्च 2019 में लॉन्च किया गया था। यह इसरो का एक कमर्शियल आर्म है। जून 2020 में सरकार द्वारा स्पेस रिफॉर्म अनाउंस किया गया था, जिसके अनुसार NSIL डिमांड ड्रिवन ऑपरेशनल सैटेलाइट मिशंस को डील करने के लिए बना है। साथ ही सैटेलाइट को बनाने, लॉन्च करने, ओन करने और ऑपरेट करने की जिम्मेदारी भी इसकी है। GSAT-24 की पूरी कैपेसिटी टाटा प्ले द्वारा यूटिलाइज की जाएगी। GSAT-24 के साथ ही एरियन 5 से मेसैट 3D भी लॉन्च किया गया, जो कि मलेशियन ऑपरेटर मेसैट के लिए था। GSAT-24 के डिमांड ड्रिवन मोड का कम्युनिकेशन सैटेलाइट होने का मतलब है जब सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो इसकी जानकारी पहले से होती है कि इसके एंड कस्टमर्स कौन होंगे, साथ ही किस तरह का यूटिलाइजेशन इसका होने वाला है। पहले ज्यादातर सप्लाई ड्रिवन मोड का इस्तेमाल होता था। साइंटिस्ट की एक टीम ने अंडमान और निकोबार के पास समुद्र में एजुक्सेंथेला कोरल्स की कुछ स्पीशीज का पता लगाया है। भारतीय क्षेत्र के समुद्र में इस तरह की स्पीशीज पहली बार देखी गई हैं। टीम के मुताबिक ये चारों ही प्रजातियां कोरल्स की फ्लैविलिडा फैमिली से हैं। इन स्पीशीज में ट्रंकेटोफ्लैबिलम क्रेसम, टी इनक्रोस्टेटम, टी एकुलिएटम और टी इरेगुलर शामिल हैं। इन स्पीशीज को इससे पहले जापान सी और फिलीपींस सी में देखा जा चुका है। आपने कोरल्स के बारे में किताबों में अक्सर सुना होगा कि ये सिर्फ उथले पानी में ही रहते हैं। यह ज्यादातर मामलों में सही है, क्योंकि ऐसे कोरल्स का संबंध जुक्सेंथेला से होता है और जुक्सेंथेला उथले पानी में ही रह सकते हैं। जुक्सेंथेला एक तरह के शैवाल हैं जो ज्यादातर पॉलिप्स के साथ रहते हैं। एजुक्सेंथेला भी कोरल्स के ग्रुप हैं, लेकिन इनमें जुक्सेंथेला नहीं होते। जुक्सेंथेला के उलट इनके ज्यादातर स्पीशीज गहरे समुद्र यानी 200 से 1000 मीटर की गहराई में पाई जाती हैं। हालांकि उथले जल में भी इन्हें देखा जा सकता है। ये अपना पोषण सनलाइट से नहीं बल्कि कुछ खास तरह के प्लैंकटन से करते हैं। एजुक्सेंथेला हार्ड कोरल्स के ग्रुप होते हैं। भारत में हार्ड कोरल्स की करीब 570 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें 90% अंडमान और निकोबार आइलैंड के आसपास है। केंद्र सरकार ने शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने के मकसद से NCRF यानी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क लॉन्च किया। इसे पब्लिक ओपिनियन के लिए पेश किया गया है। NCRF एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है जिसके जरिए देश में क्रेडिट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी है। इसमें विद्यार्थियों के क्रेडिट एक ABC यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टोर किए जाएंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से मतलब है एक डिजिटल स्टोर हाउस जिसमें आपके एकेडमिक्स के मार्क्स को स्टोर किया जा सकता है। इसमें विद्यार्थी का अपना डिजिटल अकाउंट होगा। इसके जरिए विद्यार्थी ने जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एनरोल किया है वहां पर 50% कोर्स पूरा करना अनिवार्य है। उसके बाद का कोर्स किसी दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पूरा किया जा सकता है। इसे सरल शब्दों में अगर समझें तो मान लीजिए आप इंस्टीट्यूट ए से मास मीडिया का कोई कोर्स कर रहे थे। किसी वजह से आप इंस्टीट्यूट ए से कोर्स पूरा नहीं कर पाए। आपके पास विकल्प है कि आप 50% कोर्स के पॉइंट ABC में स्टोर कर दें। बाद में आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में उन्हीं पॉइंट्स के साथ कोर्स को वहीं से शुरू कर सकते हैं। इससे एकेडमिक्स में कई तरह के लाभ होंगे, जैसे स्टूडेंट मोबिलिटी, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी और विद्यार्थियों को अपने लर्निंग पाथ का चुनाव करने का मौका खुद को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ें। इन दिनों खबरें चल रही हैं कि सरकार जल्द ही GM मस्टर्ड को मंजूरी दे सकती है। माना जा रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जल्द ही पूरी रिसर्च के बाद इस पर अपनी हामी भर देगी। अनुमति मिलने के बाद भारत में GM सरसों की वाणिज्यिक खेती की जा सकेगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक समिति है। इस समिति का गठन खतरनाक सूक्ष्म जीव या जेनेटिकली इंजीनियर्ड जीवों के विनिर्माण, उपयोग और भंडारण पर बने 1989 के नियमों के तहत हुआ था। ये नियम 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत जारी हुए थे। देश में किसी भी GM फसल की पर्यावरणीय मंजूरी यही कमेटी देती है। बात करें GM फसलों की तो ये ऐसी फसलें होती हैं जिनमें जीन्स को आर्टिफिशियली मॉडिफाई किया जाता है। आमतौर पर इसके लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म से जेनेटिक मटेरियल लिया जाता है। GM फसलों को इस तरह तैयार करते हैं कि इनके बीजों से फसल पहले से बेहतर हो, ये बीमारियों से लड़ सकें और सूखे से जूझ सकें।
साथ ही इन फसलों में कीटाणुओं के हमले से लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। चूंकि इन फसलों की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसलिए खाद्य सुरक्षा में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। हालांकि ये बात अलग है कि भारत में अभी तक केवल एक जीएम फसल बीटी कॉटन की खेती को ही मंजूरी मिली है। सरकार अब जीएम सरसों की खेती को मंजूरी देने की तैयारी में है, लेकिन पर्यावरण के कुछ जानकार इसका विरोध कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि जीएम फसलें क्रॉप डाइवर्सिटी के लिए खतरा हैं। न केवल इससे फूड सिक्योरिटी पर खतरा बढ़ेगा, बल्कि कीटनाशकों का इस्तेमाल भी काफी बढ़ जाएगा। वहीं बीज बाजार चूंकि किसानों की बजाय निजी हाथों में रहेगा, इसलिए कृषि क्षेत्र पर भी इसका खराब असर देखा जा सकता है। सरकार जिस जीएम मस्टर्ड को मंजूरी दे सकती है उसे DMH11 भी कहा जा रहा है। इसे ट्रायल के लिए सरकार ने 2017 में अनुमति दी थी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी पर यूपीएससी 2015 में सवाल भी पूछ चुका है। सवाल पूछा गया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का गठन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत हुआ? खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं सुरक्षा अधिनियम 1999, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 या फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसका सही जवाब है विकल्प सी, यानी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन डेफ स्पेस लॉन्च किया। इसे गुजरात में आयोजित हुए डिफेंस एक्सपो के दौरान लॉन्च किया गया। इसका मकसद अंतरिक्ष के क्षेत्र में डिफेंस फोर्सेज के लिए नवाचार करना है। किसी भी देश को भविष्य में सुरक्षित रहने के लिए अंतरिक्ष में सुरक्षा के लिए काम करना होगा। इस क्षेत्र की चुनौतियों की पहचान तीनों सेनाओं के द्वारा की गई है। इस मिशन के तहत निजी क्षेत्रों के लिए 75 चुनौतियों की पहचान की गई है। इन चुनौतियों से निपटने की रणनीतियां मिशन डेफ स्पेस के तहत तैयार की जाएंगी। आपको बता दें कि डिफेंस स्पेस एजेंसी इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के लिए एक ट्राई सर्विस एजेंसी के तौर पर काम करती है। यह स्पेस वॉरफेयर और सैटेलाइट इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। 12वें डिफेंस एक्सपो के साथ इंडियन ओशन रीजन प्लस डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इसमें दुनिया के 40 देशों ने हिस्सा लिया था। इसकी थीम चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड कोलैबोरेशंस इन द इंडियन ओशन रखी गई थी। इसका मकसद हिंद महासागर के देशों के बीच संस्थागत तौर पर वार्ता को, बातचीत को बढ़ावा देना है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सागर के तहत हिंद महासागर को शांतिपूर्ण रखने की बात की गई। सागर से मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर भारत की इंडियन ओशन पॉलिसी की थीम है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में लॉन्च किया था। गौरतलब है कि पहला इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव फरवरी 2021 में बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। आइए अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, मिशन डेफ स्पेस संबंधित है अंतरिक्ष के क्षेत्र में रक्षा से, सैटेलाइट निगरानी से, घरेलू रक्षा हथियारों के निर्माण से, या फिर नासा और इसरो के संयुक्त मिशन से। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव को मुलायम सिंह यादव के रक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए शुरू किया गया था। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन भारत की इंडो पैसिफिक से संबंधित रणनीति है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। चलिए देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे और सही जवाब उनके क्या हैं। पहला सवाल था, पुंछी आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से, डिजिटल पेमेंट से, बैंकिंग से, या फिर पर्यावरण से। इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अंधविश्वास से जुड़े मामलों के लिए सख्त कानून है। मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने से संबंधित है। वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अन्य संस्थाओं के सहयोग से जारी किया गया है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों का चुनाव करना था। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। और इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल दो और तीन कथन सही हैं। भारत में अंधविश्वास से जुड़े मामलों के लिए सख्त कानून नहीं है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हाल ही में गन्ने के उत्पादन से संबंधित नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक गन्ने का उत्पादन दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है। उत्तर भारत के 6 गन्ना उत्पादक राज्यों में
गन्ने के उत्पादन में 42% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में गन्ने के उत्पादन में 32.4% की कमी दर्ज की गई है। इन दक्षिण भारतीय राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र शामिल हैं। गन्ने के उत्पादन में दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ हो रही इस शिफ्ट के कई कारण बताए जा रहे हैं, जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में अधिक सिंचित क्षेत्र का होना, साथ ही केंद्र द्वारा जारी होने वाली FRP की तुलना में SAP यानी स्टेट एडवाइजरी प्राइस का अधिक होना। इसके अलावा दक्षिण भारतीय राज्य अपने पानी को अन्य हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, यह भी एक कारण है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार गन्ने के लिए FRP घोषित करती है, वहीं राज्य सरकारें SAP यानी स्टेट एडवाइजरी प्राइस घोषित करती हैं, जो कि FRP की तुलना में अधिक होती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र भारत में गन्ने के उत्पादन में पहले स्थान पर है, वहीं उत्तर प्रदेश आउटपुट वैल्यू के मामले में पहले स्थान पर है। बीते दिनों पर्यावरणविदों ने दावा किया कि GIB यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। इनका पलायन राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क की तरफ से हो रहा है। GIB राजस्थान का राजकीय पक्षी है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। इनकी कुल संख्या का तकरीबन 95% राजस्थान में पाया जाता है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड का दर्जा प्राप्त है। साल 2020 में गांधीनगर में कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स की 13वीं कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी। इस दौरान इसे वर्ल्ड लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज में भी शामिल किया गया था। आपको बता दें कि डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर जिलों में स्थित है। यहाँ खेजड़ी वृक्षों की अधिकता पाई जाती है, जिसे बिश्नोई समुदाय के द्वारा संरक्षित किया गया है। इधर अफ्रीका में डाकर इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड सिक्योरिटी आयोजित की गई। यह फोरम अफ्रीका में पॉलिसी डिस्कशन के लिए एक अहम इवेंट है। भारत ने पहली बार इस फोरम के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। इससे यह भी पता चलता है कि भारत अफ्रीका की शांति, सुरक्षा और विकास से इत्तेफाक रखता है। गौरतलब है कि डाकर पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल की राजधानी है। इस समय अफ्रीकन यूनियन की अध्यक्षता सेनेगल के पास है। सेनेगल अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ज्यादा पश्चिमी बिंदु पर स्थित है। इसे गेटवे ऑफ अफ्रीका के तौर पर जानते हैं। ये देश एक सीमा पर स्थित है जहां पर सेमी एरिड ग्रासलैंड, समुद्र और उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं। कोविड महामारी ने कई तरह के वैज्ञानिक और मेडिकल टर्म्स का इजाद किया है। हाल ही में ब्रेन फॉग शब्द चर्चा में आया। ब्रेन फॉग कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसे मरीज अपने लक्षणों के जरिए बताते हैं। ब्रेन फॉग एक कॉग्निटिव डिसफंक्शन है। इसमें याददाश्त, सूचना को प्रोसेस करना, सोचना समझना और रीजनिंग जैसी समस्याएं सामने आती हैं। इसमें लोगों को सामान्य से कामों को करने में कठिनाई सामने आती है। कोविड के दौरान यह समस्या कई लोगों के सामने आई। आमतौर पर यह अल्जाइमर के मरीजों में देखने को मिलती है। ब्रेन फॉग समय के साथ नहीं बढ़ता, न ही लंबे समय तक टिकता है। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में डाकर इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड सिक्योरिटी आयोजित की गई। डाकर किस देश की राजधानी है? सेनेगल, गाम्बिया, टोगो या फिर हैती? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर जिलों में स्थित है। महाराष्ट्र भारत में गन्ने के उत्पादन में पहले स्थान पर है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पिछली बार मैंने सवाल पूछा था, मिशन डेफ स्पेस संबंधित है अंतरिक्ष के क्षेत्र में रक्षा से, सैटेलाइट निगरानी से, घरेलू रक्षा हथियारों के निर्माण से या फिर नासा और इसरो के संयुक्त मिशन से। इसका सही जवाब है मिशन डेफ स्पेस अंतरिक्ष के क्षेत्र में रक्षा से संबंधित है। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव को मुलायम सिंह यादव के रक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए शुरू किया गया था। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन भारत की इंडो पैसिफिक से संबंधित रणनीति है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है न तो एक नहीं दो। इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव को राजनाथ सिंह के रक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए शुरू किया गया था। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन भारत की इंडियन ओशन से संबंधित रणनीति है। हाल ही में WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया है।
रिपोर्ट के मुताबिक 3 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों का स्तर साल 2021 में अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी 413.2 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन है। वहीं मीथेन में 262% और नाइट्रस ऑक्साइड में 123% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के चलते ग्रीन हाउस गैसों की दर में कोई कमी नहीं आई है, केवल उत्सर्जन में एक अस्थायी कमी देखी गई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मानवीय गतिविधियों से उत्सर्जित CO2 का तकरीबन आधा हिस्सा महासागरों और जमीन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन समय के साथ इनके अवशोषण की क्षमता कम हो रही है। आपको बता दें कि WMO UN की एक विशेषीकृत एजेंसी है। इसमें 193 सदस्य देश शामिल हैं। इसका कार्यक्षेत्र मौसम और जलवायु से संबंधित है। पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एलिफेंट रिजर्व को मंजूरी दी है। इसके लिए दुधवा टाइगर रिजर्व की अथॉरिटीज के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था। ये देश में 33वां और उत्तर प्रदेश में दूसरा एलिफेंट रिजर्व होगा। उत्तर प्रदेश में पहला एलिफेंट रिजर्व शिवालिक में साल 2009 में नोटिफाई किया गया था। ये सहारनपुर और बिजनौर जिलों में स्थित है। यहाँ पर एक बात नोट कर लें कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फैला हुआ है। गौरतलब है कि भारतीय हाथी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में संरक्षण दिया गया है। साथ ही इसे साइट्स की अपेंडिक्स 1 में भी नोटिफाई किया गया है। इनके संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट साल 1992 में लॉन्च किया गया था। इसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर लॉन्च किया गया था। इसके उद्देश्यों में हाथियों का संरक्षण करना, इंसानों और जानवरों के बीच कॉन्फ्लिक्ट के मुद्दे को कम करना इत्यादि शामिल है। हरियाणा के सूरजकुंड में आंतरिक सुरक्षा के मसले पर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्रियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस शिविर के जरिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किए गए 5 प्राण और विजन 2047 को लागू करना है। इस मौके पर पीएम ने पुलिस फोर्सेज के आधुनिकीकरण के साथ 1 नेशन 1 पुलिस यूनिफॉर्म की बात कही। साथ ही उन्होंने मल्टी स्टोरी पुलिस स्टेशंस की बात भी कही। इसमें ग्राउंड फ्लोर पर पुलिस स्टेशन तो ऊपर के फ्लोर्स पर रेजिडेंशियल फ्लैट का निर्माण किया जा सकेगा, जिससे पुलिस वालों के परिवार से दूर रहने की समस्या को दूर किया जा सके। आपको बता दें कि 5 प्राण से मतलब 5 लक्ष्यों से है। इसमें पहला लक्ष्य है बड़ा सोचना, दूसरे लक्ष्य से मतलब है औपनिवेशिक मानसिकता से दूर रहना, वहीं तीसरे लक्ष्य में अपने इतिहास पर गर्व करने की बात कही गई है। चौथा लक्ष्य एकता से और 5वां लक्ष्य नागरिकों के कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। बीते दिनों तुर्की की संसद ने डिसइंफॉर्मेशन लॉ अपनाया। इसमें सोशल मीडिया यूजर्स और जर्नलिस्ट पर गलत सूचना फैलाने के जुर्म में 3 साल तक की सजा हो सकती है। डिसइंफॉर्मेशन लॉ में 40 अनुच्छेद हैं। इसके जरिए 23 अलग अलग कानूनों को संशोधित किया गया है। इसमें भी अनुच्छेद 29 सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। इसमें देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से संबंधित जानकारी को पब्लिक में जारी किया जाता है। तुर्की की सरकार का मानना है कि इस कानून के जरिए ऐसे मामलों को रोका जा सकेगा जिसमें लोग गलत सूचनाओं के जरिए किसी धार्मिक, राजनीतिक और नस्ल के लोगों को टारगेट करते हैं। आपको बता दें कि तुर्की यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है। यह एनातोलिया पेनिनसुला के तहत आता है। तुर्की दक्षिण और पूर्वी दिशा में भूमध्य सागर में तटीय सीमा साझा करता है, वहीं उत्तर में काला सागर से तटीय सीमा साझा करता है। वहीं तुर्की अर्मेनिया, ईरान, अजरबैजान, जॉर्जिया, बुल्गारिया, ग्रीस, इराक और सीरिया से सीमा साझा करता है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बनते हैं। पहला सवाल है, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व बैंक? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट साल 1992 में शुरू किया गया था। हाल ही में डिसइंफॉर्मेशन लॉ भारत की संसद ने पारित किया है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे और सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, हाल ही में डाकर इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड सिक्योरिटी आयोजित की गई। डाकर किस देश की राजधानी है? सेनेगल, गाम्बिया, टोगो या फिर हैती? और सही जवाब है ऑप्शन ए, सेनेगल। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर जिलों में स्थित है। महाराष्ट्र भारत में गन्ने के उत्पादन में पहले स्थान पर है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। और सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हाल ही में G7 देशों ने भारत से JETP यानी जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप में शामिल होने को कहा है। इसके जरिए भारत में क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग मिल सकेगी, साथ ही देश की कोयले पर निर्भरता कम हो सकेगी। भारत ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यदि भारत की तरफ से इस ऑफर को स्वीकार किया जाता है तो इसकी घोषणा नवंबर में आयोजित होने वाली COP27 की बैठक में की जाएगी। गौरतलब है कि JETP को ग्लासगो में आयोजित हुई COP26 में लॉन्च किया गया था। इसे दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, फ्रांस, UK, USA और यूरोपियन यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मकसद दक्षिण अफ्रीका में कोयले को फेज आउट करना था। अब G7 ऐसे ही प्रोजेक्ट्स भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों में शुरू करना चाहता है। भारत को पार्टनरशिप इसी सिलसिले में ऑफर की गई है। आपको बता दें कि G7 में UK, USA, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली और EU शामिल हैं। यह एक अंतर सरकारी राजनीतिक संगठन है। इसमें विश्व की बड़ी और एडवांस्ड इकोनॉमीज शामिल हैं। G7 के सदस्य सालाना सम्मेलन आयोजित करते हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। साल 2021 में G7 का सम्मेलन UK में आयोजित हुआ था। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म गुजरात के नादियाड में हुआ था। देश में उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद पर रहे थे। उन्हें बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार की उपाधि से नवाजा गया था। उन्होंने कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि साल 1931 में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन को खासतौर पर गांधी-इरविन पैक्ट को रेटिफाई करने के लिए बुलाया गया था। देश की स्वतंत्रता के बाद बंटवारे से उपजी चुनौतियों में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। शरणार्थी समस्या, रियासतों का एकीकरण और ऑल इंडिया सर्विसेज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। उन्हें मरणोपरांत साल 1991 में भारत रत्न से नवाजा गया था। वे संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए बनी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में C295 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का फाउंडेशन स्टोन रखा। टाटा एयरबस भारतीय वायुसेना के लिए इस ट्रांसपोर्ट कैरियर का निर्माण करेगी। यह ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा जिसमें भारत में किसी मिलिट्री एयरक्राफ्ट का निर्माण निजी कंपनी के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा पहली बार C295 एयरक्राफ्ट का विनिर्माण यूरोप के बाहर किया जाएगा। गौरतलब है कि C295 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसकी क्षमता 5 से 10 टन और स्पीड 480 किलोमीटर पर आवर है। इस क्लास के सभी कैरियर्स में इसमें सबसे लंबी केबिन है। आपको बता दें कि C295 को सबसे पहले एक स्पेनिश एयरक्राफ्ट कंपनी ने बनाया था। ये कंपनी बाद में एयरबस का हिस्सा बन गई। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग एयरबस के स्पेन वाले प्लांट में की जाती है। सितंबर 2021 में भारत और एयरबस के बीच 56 C295 की खरीद का समझौता हुआ था। इसमें से 16 एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लाई अवे कंडीशन में डिलीवर किए जाएंगे। बचे हुए 40 का विनिर्माण टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। ये विनिर्माण दोनों कंपनियों के बीच एक इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के तहत होगा। एयरबस एक यूरोपियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। बीते दिनों संस्कृति मंत्रालय ने स्त्री देश नाम से एक डांस ड्रामा का आयोजन किया था। इसमें कश्मीर से संबंधित 13 रानियों की कहानी दिखाई गई। कश्मीर की इन रानियों में यशोवती, ईशान देवी, वाकपुष्ता, सुगंधा, रानी दिद्दा, श्रीलेखा, सिला, सूर्यमती और कालनिका शामिल हैं। इसके जरिए भारत में जेंडर इक्वालिटी के इतिहास को दिखाया गया है। इतिहास में इन रानियों को उनके नेतृत्व क्षमता के मुताबिक उतनी जगह नहीं दी गई है। इसके जरिए भारतीय समाज में लंबे अरसे से मौजूद महिला नेतृत्व को दिखाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि रानी दिद्दा को कश्मीर के इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिला शासक के रूप में जानते हैं। वे लोहार वंश में जन्मी थीं। वे बचपन से दिव्यांग थीं। उनकी शादी कश्मीर के राजा क्षेमगुप्त से हुई थी। क्षेमगुप्त की मौत के बाद उन्होंने सती होने के बजाय राजकाज संभाला। उन्होंने पितृसत्ता के बनाए तमाम नियमों को तोड़ा और अपने बनाए नियमों के मुताबिक शासन किया। लेखक आशीष कौल ने दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर नाम से उनके ऊपर एक किताब भी लिखी है। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, हाल ही में खबरों में रहा C295 क्या है?
मालवेयर, क्रिप्टोकरेंसी, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर एक्सोप्लैनेट। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेईटीपी पहल क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट से संबंधित है। रानी दिद्दा की शादी लोहार वंश में हुई थी। एयरबस एक अमेरिकन कंपनी है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल मैंने पूछे थे और सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। पिछले बुलेटिन में प्रश्न में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जगह गलती से विश्व स्वास्थ्य संगठन लिखा और बोला गया था। आपको हुई असुविधा के लिए खेद है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट साल 1992 में शुरू किया गया था। हाल ही में डिसइंफॉर्मेशन लॉ भारत की संसद ने पारित किया है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल कथन 1 सही है। डिसइंफॉर्मेशन लॉ भारत से नहीं बल्कि तुर्की से संबंधित है। स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल अब पहुंच गया है 1 लाख सब्सक्रिप्शन के बेहद पास। आपसे मिले इस उपहार के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब रिटर्न गिफ्ट देने की बारी और जवाबदारी है हमारी। तो स्टडी IQ IAS हिंदी परिवार में 1 लाख स्टूडेंट्स के जुड़ने की खुशी में हम देने वाले हैं आपको कुछ बहुत अनूठे उपहार। हम करने वाले हैं एक एक कर कुछ सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट। अगर अनुमान लगा सकते हैं आप कि हमारे रिटर्न गिफ्ट के पैकेट में क्या क्या शामिल है, तो बिना देर किए कमेंट कीजिए और इंतजार कीजिए आपके पहले गिफ्ट का।